नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणपत सर की टेस्ट सीरीज, फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कल 16वां टेस्ट सॉल्यूशन किया था, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला टेस्ट था। आज हम इस टेस्ट सीरीज का 17वां टेस्ट और वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा टेस्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हमारे टॉपिक रहेंगे औद्योगिक क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट का युग। इसके साथ ही सहकारी अधिगम और सॉफ्टवेयर का टॉपिक, जो आईसीटी का टॉपिक है, उनसे संबंधित 10-15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम करते हैं शुरू। पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक को। वर्ल्ड हिस्ट्री के 100 प्रश्न रहने वाले हैं, कल के टेस्ट की तरह ही। तो उसका पहला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन है जो गलत है? सबसे पहला है, लुई गुलियम ओटो द्वारा जुलाई 1799 में फ्रांस के संदर्भ में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। लुई गुलियम ओटो के द्वारा जुलाई 1799 में फ्रांस के संदर्भ में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा ऑप्शन है कि जेरोमी अडोल्ड ब्लांकी ने इंग्लैंड के उद्योगों में आए तकनीकी परिवर्तनों के संदर्भ में अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो जेरोमी अडोल्ड ने जो उसकी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें औद्योगिक क्रांति का जो शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन यह इंग्लैंड के उद्योगों में तकनीकी परिवर्तनों के संबंध में नहीं, बल्कि फ्रांस के उद्योगों में तकनीकी परिवर्तनों के संबंध में किया था। तो फ्रांस के संदर्भ में किया था, ना कि इंग्लैंड के उद्योगों के संदर्भ में। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि अर्नोल्ड टॉयनबी अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड लिखी, जो इनकी मृत्युपरांत प्रकाशित हुई। अर्नोल्ड टॉयनबी ने पुस्तक लिखी थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि इंग्लैंड की परिस्थितियां औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल थी। इंग्लैंड की परिस्थितियां जो औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल थी। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर इसका गलत होगा। जेरोमी अडोल्फ ब्लांकी ने फ्रांस के उद्योगों में आए तकनीकी परिवर्तनों के संदर्भ में अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव नहीं था? कौन सा जो औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव नहीं था? पहला कि परंपरागत सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति से परंपरागत सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ। संयुक्त प्रणाली के स्थान पर एकल परिवार बनने लगे। औद्योगिक क्रांति से परिवार विस्थापित होने लगे, गांव से शहरों की तरफ आने लगे। इससे जो एकल परिवार बनने लगे। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि नैतिकता का विकास एवं सामाजिक संबंध प्रगाढ़ हुए। नैतिकता का विकास और सामाजिक संबंध प्रगाढ़ नहीं हुए थे, बल्कि तनाव बढ़े थे। समाज में तनाव बढ़े थे। नैतिकता का विकास नहीं, बल्कि अनैतिकता का विकास हुआ था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि मनोरंजन के साधन बढ़े, जीवन स्तर उच्च हुआ। औद्योगिक क्रांति से उद्योग बढ़े, जीवन स्तर उच्च हुआ, मनोरंजन के साधन भी बढ़े। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो 3 नंबर इसका गलत है। औद्योगिक क्रांति एक सामाजिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से सामाजिक प्रभाव, अनैतिकता का विकास, साथ ही सामाजिक तनाव बढ़े, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, अधर्म का प्रभाव कम हुआ, मजदूरों एवं श्रमिकों का अमानवीय शोषण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तक किस विद्वान की है? एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तक है जो कौन से विद्वान की है? तो यह पुस्तक है ऑर्थर यंग की। 2 नंबर ऑप्शन। ट्रेवलियर ने यंग की नई कृषि का अवतार मसीहा माना था। ट्रेवलियर ने यंग को जो नई कृषि का अवतार या मसीहा माना था। यंग ने अपनी पुस्तक एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर में सरकार को सुझाव दिया कि योमन यानी छोटी जो जोतों को मिलाकर बड़ी जोत बनाई गई, इसे नई कृषि कहा गया। सरकार द्वारा एनक्लोजर एक्ट
बाड़ाबंदी अधिनियम का एक्ट के द्वारा सुझाव को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो असुमेलित है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है। यहाँ पर कुछ आविष्कारकों के नाम और उनके द्वारा किए गए आविष्कार कौन कौन से आविष्कार किए थे, तो इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहला सीड ड्रिल, सीड ड्रिल है, इसका आविष्कार जेथरो डल के द्वारा किया गया, तो यह सही है। लिसेटर हेड, रॉबर्ट बकवेल। एनपीके, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोट और पोटाश जो है, इनका जो आविष्कार किया था यह मेक कोकोरिकम, मेक और कोकोरिकम ने नहीं किया था। मेक कोकोरिकम ने जो किया था वह फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया था। एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फेट और पोटाश का जो आविष्कार किया था, यह आविष्कार किया गया था डाइविंग के द्वारा। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा। और सस्यवर्धन का आविष्कार टाउनशेंड के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है, तो 3 नंबर इसमें असुमेलित होगा। कोर्कमिकम ने फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया, जबकि एनपीके नाइट्रोजन फास्फोट और पोटाश का आविष्कार लाइबिंग व वोहरलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ आविष्कारकर्ताओं के नाम दे रखे हैं, सामने उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही होगा। इनका सबसे पहले नंबर पर आविष्कारकर्ता का नाम है एलियास हो। एलियास हो ने किसका आविष्कार किया था, तो एलियास हो ने पहली सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। पहली सिलाई मशीन का आविष्कार एलियास हो के द्वारा किया गया था। दूसरे नंबर पर है रॉबर्ट्स, रिचर्ड रॉबर्ट्स के द्वारा पहली स्वचालित मशीन का आविष्कार किया गया। तीसरे नंबर पर है एली ह्यूटले, एली ह्यूटले के द्वारा जो कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया था। और चौथे नंबर पर है एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था। एलियास हो के द्वारा पहली सिलाई मशीन, रिचर्ड रॉबर्ट्स के द्वारा पहली स्वचालित मशीन, एली ह्यूटले के द्वारा कपास ओटने की मशीन और एडमंड कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था। 4, 3, 1 और 2। 4 नंबर ऑप्शन। एलियास हो ने पहली सिलाई मशीन का आविष्कार किया, एली व्हिटले ने कॉटन जिन कपास ओढ़ने की मशीन, रिचर्ड रॉबर्ट्स ने पहली स्वचालित बुनाई मशीन और एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम पहली मशीन जो शक्ति से चलती थी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सत्य कथनों का चयन करना है। सबसे पहला कि अब्राहम डर्बी व जॉन रोबक ने कोक का आविष्कार व धमन भट्टी बनाई। अब्राहम डर्बी व जॉन रोबक ने जो कोक का आविष्कार किया वह धमन भट्टी बनाई, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है डर्बी द्वितीय ने दुनिया का पहला लोहे का पुल कोल ब्रुकडेल में सेवन नदी पर बनाया। डर्बी द्वितीय ने दुनिया का पहला लोहे का पुल कोल ब्रुकडेल में सेवन नदी पर बनाया था, तो यह डर्बी द्वितीय ने नहीं बल्कि डर्बी तृतीय ने बनाया था, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि हेनरी बेसेमर ने ढलवा लोहे से सीधे जंगरोधी इस्पात निर्माण की प्रक्रिया बताई थी। हेनरी बेसेमर ने ढलवा लोहे से सीधे जंगरोधी इस्पात निर्माण की प्रक्रिया बताई थी, तो 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तो चौथा ऑप्शन है कि डर्बी द्वितीय ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाया था। डर्बी द्वितीय ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाया था। 4 नंबर ऑप्शन भी सत्य है, तो इसमें 1, 3 और 4 2 नंबर ऑप्शन। डर्बी तृतीय ने दुनिया का पहला लोहे का पुल 1789 ईस्वी में ओल ब्रुकडेल में सेवन नदी पर बनाया। हेनरी बेसेमर ने 1856 में ढलवा लोहे से सीधे जंग रोधी इस्पात निर्माण की प्रक्रिया बताई एंड डर्बी द्वितीय ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो असुमिलित है, निम्न में से असुमिलित कौन सा है। असुमिलित कौन सा है। सबसे पहला कि मैकोडम मैकोडम ने जो सड़क बनाने की तकनीक बताई थी, सड़क बनाने की तकनीक का विकास मैकोडम के द्वारा किया गया, तो पहला सही है। नहर बनाने की तकनीक, नहर बनाने की तकनीक का विकास हेनरी कोट के द्वारा नहीं किया गया था। नहर बनाने की तकनीक का जो विकास किया था यह जेम्स ब्रिंडले के द्वारा किया गया था, जो 1761 के अंदर किया गया था। तो नहर बनाने की तकनीक का विकास है जो जेम्स ब्रिंडले के द्वारा जो नहर बनाने की तकनीक का विकास किया गया था, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि
पफिंग डेविल इंजन का आविष्कार ट्रेविथिक के द्वारा किया गया। और भाप शक्ति इंजन का आविष्कार जो किया था यह जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है, 2 नंबर इसका गलत होगा। हेनरी कोर्ट ने 1784 में शुद्ध व अच्छा लोहा बनाने की पडलिंग तकनीक का विकास किया, जबकि नहर बनाने की तकनीक का विकास जेम्स ब्रिंडले ने 1761 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना। वर्सली नहर वर्सली नहर कहाँ बनाई गई थी? तो वर्सली जो नहर का निर्माण हुआ था, यह वर्सली नहर का निर्माण हुआ था ब्रोसिली व मैनचेस्टर के मध्य। ब्रोसिली व मैनचेस्टर जो शहर है इंग्लैंड के, इनके मध्य जो अ, वर्सली नहर का निर्माण हुआ। और दूसरे नंबर पर अटलांटिक केबल कहाँ बिछाई गई थी? तो यह यूएसए एवं यूके के मध्य, यूएसए व यूके के मध्य अटलांटिक केबल बिछाई गई। तीसरा है तार यंत्र, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ है जो इसका जो आविष्कार किया है, ये जो बिछाई गई थी, ये टेलीग्राफ सेवा, यह कहाँ शुरू की गई थी? यह की गई थी वॉशिंगटन से बोल्टीमार के मध्य। और चौथे नंबर पर है रबर टायर। रबर टायर का जो आविष्कार किया था, रबर टायर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रबर टायर का जो आविष्कार किया था, यह किया गया था चार्ल्स गुडियर ने जो रबर टायर का आविष्कार किया था। वर्सली नहर ब्रोसिल एवं मैनचेस्टर के मध्य निर्मित हुई। अटलांटिक केबल जो यूएसए एवं यूके के मध्य बिछाई गई। टेलीग्राफ सेवा जो वॉशिंगटन और बल्टीमोर के मध्य शुरू की गई। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3, 1 नंबर ऑप्शन। वर्सली नहर का निर्माण ब्रुसेल व मैनचेस्टर के मध्य हुआ। यूएसए व यूके के मध्य अटलांटिक केबल बिछाई गई। तार यंत्र 1844 में वॉशिंगटन से बोल्टीमोर के मध्य लगाया गया। चार्ल्स गुडियर ने 1839 में रबर टायर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है? सबसे पहले तार यंत्र का जो आविष्कार किया था, तार यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह सैमुअल मोर्स के द्वारा किया गया, यह सही है। दूसरा अटलांटिक केबल का जो आविष्कार किया था, यह किसके द्वारा किया गया था? यह साइरस फील्ड के द्वारा। तीसरे नंबर पर क्लोरमेंट जो एक वो वाष्प चलित नौका थी, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो बनाई थी, यह जेम्स ब्रिंडले ने नहीं बनाई थी। जेम्स ब्रिंडले ने नहीं बनाई, यह जो बनाई थी क्लोरमेट, यह बनाई थी रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा। रॉबर्ट फुल्टन ने बनाई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। और स्वेज नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्वेज नहर का या कहें आविष्कार या निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था फर्डिनेंड लेसेप के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। 3 नंबर असुमेलित होगा। रॉबर्ट फुल्टन ने प्रथम वाष्पचलित नौका क्लोरमेंट 1807 में बनाई, जिसे हडसन नदी में चलाया गया। इसे शैतान का औजार कहा गया। 1869 ईस्वी में फर्डिनेंड लेसेप ने लाल सागर व भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि वाणिज्यवाद शब्द का पहली बार प्रयोग मेराबो ने किया था। वाणिज्यवाद शब्द का पहली बार प्रयोग जो मेराबो ने किया था। दूसरा कि वाणिज्यवाद का आरंभ स्पेन से माना जाता है। तीसरा कि फ्रांस में वाणिज्यवाद को मर्केंटिलिज्म कहा गया। और चौथा ऑप्शन है कि इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का आरंभ एलिजाबेथ के समय हुआ। तो इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, वाणिज्यवाद शब्द का पहली बार प्रयोग मिराबो के द्वारा किया गया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, वाणिज्यवाद का आरंभ स्पेन से माना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। फ्रांस में वाणिज्यवाद को मर्केंटलिज्म नहीं बल्कि मर्केंटलिज्म है जो वाणिज्यवाद को इंग्लैंड में कहा जाता है, फ्रांस में नहीं। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का आरंभ एलिजाबेथ के समय हुआ था। इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का आरंभ जो एलिजाबेथ के समय हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसमें सही है। 3 नंबर इसका गलत होगा। इंग्लैंड में वाणिज्यवाद को मर्केंटलिज्म कहा गया। इसका आरंभ एलिजाबेथ के समय हुआ, जो कि स्टुअर्ट राजाओं व
क्रोमवेल तक यह नीति चलती रही। वाणिज्यवाद शब्द लोकप्रिय स्मिथ ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रोलैंड हिल ने। दूसरे नंबर पर है रेडियो बेतार का तार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गुलियेल्मो मार्कोनी के द्वारा। टेलीफोन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। और चौथे नंबर पर है रॉकेट नामक भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? स्टीफेंस के द्वारा। 3 1 4 और 2 4 नंबर ऑप्शन। डाक व्यवस्था का आविष्कार 1853 में रोलैंड हिल। रेडियो बेतार का तार का आविष्कार गुलेल्मो मार्कोनी। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में ग्राहम बेल। व रॉकेट नामक भाप इंजन 1814 ईस्वी में स्टीफेंस के द्वारा बनाया गया, जिससे 1830 में रेलगाड़ी चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सबसे पहले जॉन के ने जो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। दूसरे नंबर पर है जेम्स हारग्रीव्स है जो जिसने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। रिचर्ड आर्कराइट ने जो वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। और सैमुअल क्रॉम्पटन ने जो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। जॉन के ने फ्लाइंग शटल, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम और सैमुअल क्रॉम्पटन ने जो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। 3 4 1 और 2 4 नंबर ऑप्शन। 1733 ईस्वी में जॉन के ने बुनाई मशीन फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी कताई मशीन का आविष्कार किया। रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में वाटर फ्रेम यांत्रिक चरखा व सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं है। इनमें से कौन सा जो औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं है? सबसे पहले मध्यम वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। गिल्ड सिस्टम मजबूत नहीं बल्कि गिल्ड सिस्टम में जो कमजोर हुआ था। सिस्टम में जो कमजोर हुआ था, ना कि मजबूत। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। भौगोलिक खोजें बढ़ी थी। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम, गिल्ड सिस्टम कमजोर हुआ, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, भूमध्य सागर के स्थान पर अटलांटिक महासागर व्यापार का नया केंद्र बना, नेविगेशन कानून अब बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विद्वान वाणिज्यवाद के आलोचक थे? निम्न में से कौन से विद्वान हैं जो वाणिज्यवाद के आलोचक थे? तो वह थे एली हेक्सर और एडम स्मिथ। 1 नंबर ऑप्शन। एली हेक्सर व एडम स्मिथ वाणिज्यवाद के आलोचक थे। जया बोदा, थॉमस हॉब्स, एडवर्ड चैम्बरलिन, थॉमस मून, स्मॉलर व किन्स वाणिज्यवाद के समर्थक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में कारखाना व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड के अंदर कारखाना व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। 3 नंबर ऑप्शन। इंग्लैंड में कारखाना व्यवस्था की शुरुआत रिचर्ड आर्कराइट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना। यहाँ पर भी कुछ आविष्कारों को और आविष्कार है। सबसे पहले बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने किया था टेलीविजन का आविष्कार। बेयर्ड ने जो टेलीविजन का आविष्कार किया था। दूसरे नंबर पर बिल्वर व ऑरविल राइट बिल्वर व ऑलविर राइट ने राइट बंधु जो थे, इन राइट बंधुओं ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट बंधुओं ने आविष्कार किया था हवाई जहाज का। तीसरे नंबर पर थॉमस शेरवी ने जो भाप इंजन का आविष्कार किया। और चौथे नंबर पर मेटाकाप ने जो नवीन सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किया था। तो इसमें 3 4 2 और 1 4 नंबर ऑप्शन। बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार 1925 ईस्वी में किया। बिल्वर व ऑरविल राइट जो अमेरिका के थे, इन राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, जो 1903 के अंदर ये आविष्कार किया गया था। थॉमस सेवरी ने माइनस फ्रेड भाप इंजन का आविष्कार किया। मैटकॉप ने नवीन सड़क निर्माण प्रणाली का विकास किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दे रखी है और विद्वानों के नाम दे रखे हैं। सुमेलित करना है कौन सी पुस्तक किसकी है। सबसे पहले नंबर पर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है, तो एडम स्मिथ की जो ग्रंथ है, जो रचना है, वो है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन की जो रचना की थी है एडम स्मिथ के द्वारा की गई थी। दूसरे नंबर पर जे एम किन्स। जे एम किन्स ने जो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसकी रचना जो जे एम किन्स के द्वारा की गई थी। तीसरे नंबर पर जोशिया चाइल्ड। जोशिया चाइल्ड के द्वारा न्यू डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड की रचना की गई। और चौथे नंबर पर चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा हार्ड टाइम्स की रचना की गई थी। 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2, 4 नंबर ऑप्शन। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी। जे एम्किंस ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। जोशिया चाइल्ड ने न्यू डिस्कोर्स ऑफ ट्रेंड नामक पुस्तक लिखी। चार्ल्स डिकेंस ने सन 1854 में हार्ड टाइम्स नामक उपन्यास लिखा, जिसमें एक काल्पनिक औद्योगिक उदास शहर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट जनरल संस्था से संबंधित असत्य कथन है। स्टेट जनरल संस्था से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। पहला कि इसकी स्थापना 1302 में की गई थी। स्टेट जनरल संस्था की स्थापना 1302 में हुई थी। यह एक प्रतिनिधि संस्था थी। इस संस्था को कानून बनाने का अधिकार था। तो जो स्टेट जनरल जो संस्था थी, इसे कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि यह केवल परामर्शदात्री संस्था थी। तो यह केवल परामर्शदात्री संस्था थी, इसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था। 4 नंबर सही है, 3 नंबर इसका गलत होगा। स्टेट जनरल 1302 में स्थापित एक प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्टेट के सदस्य हुआ करते थे। न इसका नियमित सत्र होता था, न ही इसको कानून बनाने का अधिकार था। यह केवल एक परामर्शदात्री संस्था थी। 1560, 1576, 1588, 1593 तथा 1614 में इसके सत्र हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स डी कैचेट का क्या अर्थ है। लेटर्स डी कैचेट का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है राजा व मंत्री के हस्ताक्षर युक्त आदेश। 2 नंबर ऑप्शन। लेटर्स डी कैचेट ये राजा व मंत्री के हस्ताक्षर युक्त आदेश थे, जिसके आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। सुनवाई नहीं होती थी। वाल्टेर व दिद्रो को ऐसी ही गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई 14 ने संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। लुई 14 से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। लुई 14 से संबंधित कौन कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला कि कार्डिनल मैजरिन इसका संरक्षक था। दूसरा, इसने पेरिस के निकट वर्साय का कांच महल बनवाया था। लुई 14 ने पेरिस के निकट वर्साय का कांच महल बनवाया था। तो तीसरा ऑप्शन है कि ड्यूरेशन का युद्ध 1667-68 में स्पेन से हुआ था। और इसने 1685 में नाथ का अध्यादेश रद्द किया था। 1685 में नाथ का अध्यादेश रद्द किया था। चारों ही ऑप्शन है जो लुई 14 से संबंधित सत्य कथन है। 1 नंबर ऑप्शन। लुई 14 ने कला, साहित्य, संस्कृति को संरक्षण दिया था। इसके कारण इसे सन किंग ऑफ ग्राउंड मोनार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका काल फ्रांस की पेटिकोट सरकार का काल था। इसका काल फ्रांस की पेटिकोट सरकार का काल था। इसके दरबार को राष्ट्र की समाधि माना जाने लगा। उपयुक्त कथन किस शासक के बारे में। कौन से विद्वान ने किस शासक के बारे में कहा कि इसका काल फ्रांस की पेटिकोट सरकार का काल था, इसके दरबार को राष्ट्र की समाधि माना जाने लगा। तो यह कहा था हेजन ने लुई 15 के काल को। 1 नंबर ऑप्शन। हेजन ने लुई 15 के काल के बारे में कहा था कि इसका काल फ्रांस में पेटिकोट सरकार का काल था। इसके दरबार को राष्ट्र की समाधि माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। कुछ कथन दे रखे हैं जो कौन से सम्राट से संबंधित है। तो सबसे पहले नंबर पर है लुई 14। लुई 14 का कथन कौन सा था, तो लुई 14 का कथन था, उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही
राज्यों, ये बात लुई 14वें ने की थी। लुई 15वां ने कहा था कि मेरे बाद परली आएगी, मेरे बाद परली आएगी, लुई 15वें ने कहा था। लुई 16वें ने कहा था कि यह मुकुट मुझे चुभता है। और लुई 18वें ने कहा, सॉरी लुई 13वें ने कहा था कि कार्डिनल रिचलू प्रधानमंत्री है, कार्डिनल रिचलू को प्रधानमंत्री बताया। अ, डी में 4 नंबर, तो इसमें 2, 1, 3 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। लुई 14वें ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 15वें ने कहा कि मेरे बाद परली आएगी। लुई 16वें ने कहा कि यह मुकुट मुझे चुभता है। और लुई 13वें के समय कार्डिनल रिचलू प्रधानमंत्री के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल किस शासक को कहा जाता है? गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल किस शासक को कहा जाता है? लुई 16वें को। गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल लुई 16वें को कहा जाता है। इसकी पुराने ताले ठीक करने में रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। जो कुछ टैक्सेस लगे हुए, ये टैक्स किसके द्वारा, इन टैक्स के नाम क्या थे या किसके द्वारा लगाए गए थे? तो सबसे पहले नंबर पर है केबल। केबल क्या था? तो यह जो था, यह एक नमक पर लगने वाला टैक्स था। राज्य के द्वारा जो नमक पर जो टैक्स वसूल किया जाता था, उसे केबल कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है विगिमते। विगिमते क्या था? तो यह आयकर था। तीसरे नंबर पर बेनेलाइट है। बेनेलाइट क्या था? तो बेनेलाइट शराब पर लगा हुआ टैक्स था। और चौथे नंबर पर टाइथ, यह क्या था? तो यह एक धार्मिक टैक्स था। गेबेल नमक पर टैक्स, विगिमते आयकर, बेनेलाइट शराब कर, और टाइथ है जो धार्मिक कर था। 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। केबल यह राज्य द्वारा वसूला जाने वाला अप्रत्यक्ष कर था। यह नमक पर लगता था। विगिमते आय कर था, जो आय का 1/20वां भाग वसूला जाता था। बेनेलाइट सामंतों को शराब बुचरखाने हेतु देते थे। टाइथ यह चर्च द्वारा धार्मिक कर के रूप में टाइथ कर वसूला जाता था, जो आय का 1/10 भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहामनी क्या था? कोहामनी क्या था? तो कोहामनी जो था, यह था स्वतंत्र किसानों द्वारा बेगार व सेवा के बदले दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर। स्वतंत्र किसानों द्वारा बेगार व सेवा के बदले दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर। 2 नंबर ऑप्शन। कोहामनी स्वतंत्र किसानों द्वारा बेगार व सेवा के बदले दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर। और भी सड़क निर्माण कार्यों हेतु बिना मजदूरी दिए बेगार रूप में वर्ष में 32 दिन सेवा ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? इंडेडेसिस राज्य के संचालक जर्नलिस्ट कहलाते थे। इंडेडेसिस जो राज्य था, उसके संचालक जर्नलिस्ट कहलाते थे। तो यह बात है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडेडेसिस राज्यों के जो संचालक थे, इन्हें एंतादो कहा जाता था। एंतादो या इंडेडेट कहा जाता था, जर्नलिस्ट नहीं कहा जाता था। 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि फ्रांस के सभी प्रांतों में कानून भिन्न भिन्न थे। फ्रांस के सभी प्रांतों में कानून भिन्न भिन्न थे, ये सही है। फ्रांस के प्रथम स्टेट फ्रांस के प्रथम स्टेट व द्वितीय स्टेट के लोग विशेषाधिकार युक्त थे। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि तृतीय स्टेट विशेषाधिकार रहित वर्ग था, जो करों के तले दबा हुआ वर्ग था। तीसरा स्टेट है जो तृतीय स्टेट है, वे विशेषाधिकार रहित था। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग विशेषाधिकार युक्त थे। तो 3 और 4 भी सही है, 2 भी सही है। पहला इसका गलत होगा। इंडेटेसिस राज्यों का संचालक इंडेडेट या एंतादो द्वारा किया जाता था, जबकि गवर्नमेंट प्रांतों का संचालन राजा द्वारा, सामंतों व अपने परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इनके संचालक जर्नलिस्ट कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1789 से पूर्व फ्रांस में नहीं रहा, वह जीवन के आनंद को नहीं पहचान सकता। जो 1789 से पूर्व फ्रांस में नहीं रहा, वह जीवन के आनंद को नहीं पहचान सकता। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? जो 1789 से पूर्व फ्रांस में नहीं रहा,
वह जीवन के आनंद को नहीं पहचान सकता। उपयुक्त कथन कौन से विद्वान का है? तो यह तालेरा का 2 नंबर ऑप्शन। जो 1789 से पूर्व फ्रांस में नहीं रहा, वह जीवन के आनंद को नहीं पहचान सकता। तालेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू से संबंधित असत्य कथन है। मोंटेस्क्यू से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? मोंटेस्क्यू से संबंधित असत्य कथन, पहला कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते थे। मोंटेस्क्यू व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते थे, पहला सही है। दूसरा, ये निरंकुशता के विरुद्ध थे तथा प्रजातंत्र के पक्षकार थे। ये निरंकुशता के विरुद्ध थे और प्रजातंत्र के पक्षकार थे, ये बात गलत है, क्योंकि निरंकुशता के तो विरुद्ध थे, लेकिन प्रजातंत्र के पक्षकार नहीं थे, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। तीसरा कि इन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों की भर्त्सना की। इन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों की भर्त्सना की थी, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि इन्होंने शासन प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शासन प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा, 2 नंबर इसका असत्य है। ये नि ये निरंकुशता के विरुद्ध थे, मगर प्रजातंत्र के भी पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि राजनीतिक गुणों के अभाव में प्रजातंत्र भीड़ तंत्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा मारू अरुए किसका बचपन का नाम था? फ्रांसवा मारू अरुए किसके बचपन का नाम था? और वाल्टेर का, 3 नंबर ऑप्शन। फ्रांसवा मारू अरुए वाल्टेर का बचपन का नाम था। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता व प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। प्रजा के शासक फ्रेडरिक महान को अपना आदर्श मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखे हैं, विद्वानों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है वोल्टेयर। वोल्टेयर की रचना कौन सी है? तो वोल्टेयर की रचना ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस। ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस की रचना वोल्टेयर के द्वारा की गई। दूसरे नंबर पर है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की रचना कौन सी है? तो मॉन्टेस्क्यू की जो इसमें रचना यह है पर्शियन। तीसरे नंबर पर है दिद्रो। दिद्रो की रचना कौन सी है? दिद्रो की रचना फिलोसॉफिकल थॉट दिद्रो की है। और चौथे नंबर पर है एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग की रचना कौन सी है? तो एडमंड बर्ग की रचना रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, एडमंड बर्ग की रचना है। 4 3 1 और 2। 4 3 1 और 2, 2 नंबर ऑप्शन। वाल्टेयर की रचनाएं एडिप्स पहला नाटक, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस, स्पीडन राजा। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज, पर्शियन लेटर्स। दिद्रो की रचना दिद्रो की रचना है एनसाइक्लोपीडिया फिलोथॉपिकल फिलोसॉफिकल थॉट। एडवर्ड बर्ग की रचना रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन द फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन भ्रष्ट चीजों यानी कि सर्च, इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो, यह कथन किस विद्वान का है? इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो, यह कथन किसका है? वाल्टेर का, 2 नंबर ऑप्शन। वाल्टेर के प्रसिद्ध कथन इन भ्रष्ट यानी बदनाम चीजों को नष्ट कर दो। न रोमन महान है, न रोमन है, न महान है, और न ही साम्राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो की पुस्तकों का चयन कीजिए। इनमें से कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो रूसो की पुस्तकें हैं? डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द कन्फेशंस, नोबेल हिलाइस और जूलिक। इन 500 पुस्तकों में से कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो रूसो की है? तो ये 500 ही पुस्तकें हैं जो रूसो की ही है, 500 ऑप्शन सही है, 4 नंबर ऑप्शन। रूसो की रचनाएं डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्वीकारोक्ति, द कन्फ्यूशंस, नोबेल हिलाइस, एमिले जो उपन्यास था, और जिली यह भी उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो के कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? रूसो के कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि उसको कोई भी खरीद ले, और इतना भी अमीर नहीं होना चाहिए कि वह किसी को भी खरीद ले? रूसो उनके कौन से ग्रंथ में बात लिखी है कि कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि उसको कोई भी खरीद ले, और इतना अमीर भी नहीं होना चाहिए कि वह किसी को भी खरीद ले? यह बात लिखी गई है नोबेल हिलाइस के अंदर, 2 नंबर ऑप्शन।
नोबेल हिलाइस में रूसो लिखता है कि कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि उसको कोई भी खरीद ले, और इतना अमीर भी नहीं होना चाहिए कि किसी को भी खरीद ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो के विचारों से संबंधित कथनों का चयन कीजिए। रूसो से संबंधित जो विचार है, इनमें से कौन कौन से विचार है जो रूसो से संबंधित है। सबसे पहला कि वे भाव, मोह व सौंदर्य को तर्क व विवेक की बजाय प्रधानता देते हैं। वे भाव, मोह और सौंदर्य को तर्क व विवेक की बजाय प्रधानता देते हैं। दूसरा, वे सामाजिक असमानता का विरोध करते हैं। उन्होंने आधुनिक समाज को भ्रष्ट बताया तथा प्रकृति की ओर लौटने पर बल दिया। रूसो ने आधुनिक समाज को भ्रष्ट बताया तथा प्रकृति की ओर लौटने पर बल दिया। तीनों ऑप्शन ही इसके सही होंगे। चौथा ऑप्शन है कि वे प्रजातांत्रिक सरकार का समर्थन करते हैं जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता व बंधुता प्रदान करे। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही होंगे। रूसो के विचार, वे स्वच्छंदवादी थे, अर्थात भाव, मोह व सौंदर्य को विवेक व तर्क की बजाय प्रधानता देते थे। प्रकृति की ओर लौटने पर बल दिया, नैतिक विकास पर बल दिया, प्रजातांत्रिक मूल्यों का समर्थन किया, सामाजिक असमानता का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कुछ कथन दे रखे हैं, विद्वानों के नाम दे रखे हैं। इनमें से कौन कौन से कथन किन विद्वानों के। सबसे पहले नंबर पर है नेपोलियन। नेपोलियन का कथन कौन सा है। तो नेपोलियन ने कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, यह कथन नेपोलियन ने कहा था। दूसरे नंबर पर है रोबोस्पेयर। रोबोस्पेयर का कौन सा कथन है। तो रोबोस्पेयर ने कहा था कि सामाजिक संविधा एक पवित्र ग्रंथ है। सामाजिक संविधा एक पवित्र ग्रंथ है, यह रोबोस्पेयर ने कहा था। तीसरे नंबर पर है गरसाय। गरसाय का कौन सा कथन है। तो गरसाय का कथन है कि रूसो क्रांतिकारियों का पैगंबर है। रूसो क्रांतिकारियों का पैगंबर है। और चौथे नंबर पर इस गैंग का कथन कौन सा है। इस गैंग ने क्या कहा था। तो इस गैंग ने कहा था कि रूसो ने मानव चिंतन को प्रभावित किया। रूसो ने मानव चिंतन को प्रभावित किया। तो रूसो से संबंधित ये कथन इन चारों विद्वानों के। नेपोलियन ने कहा था कि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। रोबोस्पेयर ने कहा था कि सामाजिक संविधा एक पवित्र ग्रंथ है। गरसाय ने कहा था कि रूसो क्रांतिकारियों का पैगंबर है। और इस गैंग ने कहा था कि रूसो ने मानव चिंतन को प्रभावित किया है। 4 3 2 और 1। 4 3 2 और 1, ये 3 नंबर ऑप्शन। नेपोलियन ने कहा कि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। रोबोस्पेयर सामाजिक संविधा एक पवित्र ग्रंथ। गरसाय रूसो क्रांतिकारियों का पैगंबर। और इसके रूसो ने मानव चिंतन को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के वित्त मंत्री या वित्त विशेषज्ञों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रांस के वित्त मंत्री या वित्त विशेषज्ञों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो तुर्गो जो फ्रांस के वित्त मंत्री रहे थे, या 1774 से 1776 तक रहे थे। तुर्गो के पश्चात जो अगले बनते हैं नेकर, जो 1776 से 1781 तक। उसके पश्चात बनते हैं केलोन, जो 1783 से लेकर 1787 तक। और उसके पश्चात ब्रायन है जो 1787 से लेकर 1788 तक। तो इसमें तुर्गो, नेकर, केलोन और ब्रायन, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्गो की योजना मुक्त व्यापार नीति की विशेषताएं थी। तुर्गो की योजना मुक्त व्यापार नीति की विशेषताएं थी। इनमें से कौन कौन सी थी। तो सरकारी हस्तक्षेप कम हो, गिल्ड व्यवस्था समाप्त हो, धन को कर मुक्त रखना चाहिए, और भी समाप्त होनी चाहिए। इनमें से कौन कौन से जो तुर्गो की मुक्त व्यापार नीति की विशेषताएं थी। तो ये चारों ही जो विशेषताएं ये तुर्गो की मुक्त व्यापार नीति की विशेषताएं थी। सरकारी हस्तक्षेप कम हो, गिल्ड व्यवस्था समाप्त हो, धन को कर मुक्त रखना चाहिए, और कोर भी समाप्त होनी चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने सुझाव दिया। फ्रांस के कौन से वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि सामान्य भूमि पर तथा स्टाम्प पर कर लगाना चाहिए। फ्रांस के कौन से मंत्री ने सुझाव दिया कि सामान्य भूमि पर तथा स्टाम्प पर कर लगाना चाहिए ताकि आय में वृद्धि हो सके। कौन से वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि सामान्य भूमि पर कर और स्टाम्प कर लगाना चाहिए ताकि आय में वृद्धि हो सके। तो यह कहा था ब्राइन ने। 3 नंबर ऑप्शन। ब्रायन या ब्रिया ने सुझाव दिया कि सामान्य भूमि कर तथा स्टाम्प कर लगाना चाहिए ताकि आय में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रस्ताव को राजा ने स्वीकार कर लिया। परंतु
पार्लियामेंट ने राजा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव यह कहकर रद्द कर दिया कि नया कर लगाने का एकमात्र अधिकार स्टेट जनरल के पास है, राजा के पास नहीं। राजा स्टेट जनरल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मिलान करना कुछ घटनाएं हैं जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित। यह घटनाएं कब कब की है? सबसे पहले नंबर पे 17 जून 1789 को इनमें से कौन सी घटना है? तो 17 जून 1789 को जो घटना है वह घटना तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा जो घोषित किया था यह 17 जून 1789 को किया था। टेनिस कोर्ट की शपथ, टेनिस कोर्ट की जो शपथ है या टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को हुई थी। राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित किया। राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा कब घोषित किया था? तो राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित किया था 9 जुलाई 1789 को। और बास्टिल दुर्ग का पतन, बास्टिल दुर्ग का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789, राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित किया 9 जुलाई 1789 को। तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था 17 जून 1789 को। और बास्टिल दुर्ग का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। 17 जून 1789 को तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा बनी। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ। 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को ही संविधान सभा घोषित किया। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल दुर्ग का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया? टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव कौन से व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? मोनियार के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव 20 जून 1789 को मोनियार के द्वारा रचा गया। यह सभा जॉन बेली के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट में आरंभ हुई। इसका निर्देशन मिराबो व अब्बासियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन कौन से? निम्न में से असत्य कथन कौन से? सबसे पहला कि अब्बासिया के प्रस्ताव पर तृतीय सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। अब्बासिया के प्रस्ताव पर तृतीय सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, अब्बासिया मूलतः पादरी था। अब्बासिया मूलतः पादरी था। इसने व्हाट इज द थर्ड स्टेट नामक पैम्पलेट लिखा था। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि प्रथम व द्वितीय सदन के जवाब में, प्रथम व द्वितीय सदन के जवाब में राजा ने राष्ट्रीय सभा को 27 जून 1789 को गैर कानूनी घोषित किया। पहले और दूसरे सदन के दबाव में राजा ने राष्ट्रीय सभा को जो गैर कानूनी घोषित किया था यह 17 जून 1789 में किया था, लेकिन 27 जून नहीं था। इस दिन तिथि थी 23 जून 1789 को जो गैर कानूनी घोषित किया था। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका सम्मिलित होगा। चौथा ऑप्शन है कि मिराबो जो पादरी था ने कहा कि मैं राजतंत्र के अवशेष साथ लाया हूं, मैं राजतंत्र के अवशेष साथ लाया हूं, यह मिराबो के द्वारा कहा गया था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसमें सही होगा, तो 3 नंबर इसमें सम्मिलित है। प्रथम व द्वितीय सदन के दबाव में आकर राजा ने 23 जून 1789 को नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर जनता की इच्छा से एकत्रित हुए, हमें केवल बंदूक की नोक से हटाया जा सकता है, उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? हम यहाँ पर जनता की इच्छा से एकत्रित हुए, हमें केवल बंदूक की नोक से हटाया जा सकता है, उपयुक्त कथन है जो कौन से विद्वान का है? मिराबो का। 2 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया, तब बलपूर्वक बाहर निकालने के आदेश दिए, जिस पर डी ब्रेंजे नामक अधिकारी कार्यवाही के लिए आते हैं। तब मिराबो ने घोषणा की कि हम यहाँ पर जनता की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, हमें केवल बंदूक की नोक से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्टिल दुर्ग के पतन के बाद, बास्टिल दुर्ग के पतन के बाद के घटनाक्रम से संबंधित सही तथ्यों का चयन कीजिए। बास्टिल दुर्ग के पतन के बाद के जो घटनाक्रम है उनमें से कौन कौन से तथ्य जो सही है? सबसे पहला कि पेरिस कम्युनल का गठन कर जॉन वैली को पहला मेयर बनाया गया। पेरिस कम्युनल का गठन करके जॉन वैली को पहला मेयर बनाया गया, तो ऐसे ही है। दूसरा कि पेरिस सुरक्षा हेतु लाफार्ते के नेतृत्व में नेशनल गार्ड का गठन किया गया। पेरिस सुरक्षा हेतु लाफार्ते के नेतृत्व में नेशनल गार्ड का गठन किया गया। दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन है कि फ्रांस
के पहले संविधान के निर्माण हेतु 12 सदस्य समिति का गठन किया गया। फ्रांस के पहले संविधान के निर्माण हेतु 12 सदस्य समिति का गठन किया गया। और चौथा ऑप्शन है कि सफेद, लाल व नीला रंग का तिरंगा ध्वज अपनाया गया। सफेद, लाल व नीले रंग का तिरंगा ध्वज अपनाया गया। तो चारों ही ऑप्शन जो इसमें सही है। बास्टिल दुर्ग के पतन के उपरांत अब क्रांति शासन का केंद्र पेरिस बन गया। पेरिस कम्युनल का गठन कर जॉन वेली को पहला मेयर बनाया गया। संविधान निर्माण हेतु 12 सदस्य समिति का गठन, इसमें सामंत, पादरी व सामान्य तीनों वर्ग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में हुई अगस्त क्रांति सामाजिक क्रांति के परिणाम थे। फ्रांस में जो अगस्त क्रांति हुई या जो जिसे सामाजिक क्रांति कहा गया, उस क्रांति के परिणाम कौन कौन से थे? विशेषाधिकार समाप्त, सामंती व्यवस्था समाप्त, दास प्रथा समाप्त, टाइथ समाप्त, चयन का आधार योग्यता को बनाया। तो इनमें से कौन कौन से परिणाम है जो इस अगस्त क्रांति या जो फ्रांस की जो सामाजिक क्रांति इसके परिणाम थे? तो ये पांचों ही कारण, विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया, टाइथ नामक जो धार्मिक कर लिया जाता था इसे समाप्त किया, और चयन का आधार योग्यता को बनाया। ये पांचों ही ऑप्शन है जो इसे संबंधित सही कथन है। 4 नंबर ऑप्शन। 4 अगस्त 1789 को तकरीबन 30 अध्यादेश जारी किए। विशेषाधिकार समाप्त, सामंती व्यवस्था समाप्त, दास प्रथा समाप्त, टाइथ समाप्त, चयन का आधार योग्यता। इस प्रकार 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में सामाजिक समानता स्थापित हुई। इस कारण इसे अगस्त क्रांति या सामाजिक क्रांति कहा जाता है। इसे फ्रांस की क्रांति की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कागज के इस टुकड़े का प्रभाव नेपोलियन के युद्धों से कहीं अधिक था? कागज के इस टुकड़े का प्रभाव जो नेपोलियन के युद्धों से कहीं अधिक था, कागज के इस टुकड़े का प्रभाव नेपोलियन के युद्धों से कहीं अधिक था, यह किसने कहा था? तो यह बात जो कही थी, यह कही थी एक्टन के द्वारा, लॉर्ड एक्टन। 1 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड एक्टन ने फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा 20 से 26 अगस्त 1789 के बारे में कहा कि का, कागज के इस टुकड़े का प्रभाव नेपोलियन के युद्धों से कहीं अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम प्रथम संविधान के अनुरूप मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। फ्रांस के प्रथम संविधान के अनुरूप मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, तो महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया था। पहला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। दूसरा कि ऐसे पुरुष जो अपने 3 दिन की आय कर के रूप में देते हो, ऐसे पुरुष जो अपने 3 दिन की आय कर के रूप में देते हो, उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा, कम्युनल व नेशनल गार्ड के सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा ऑप्शन, सक्रिय नागरिक हेतु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक की आयु होना आवश्यक था। सक्रिय नागरिक हेतु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक था। तो चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन महिलाओं को मतदान देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 2, 3 और 4 इसके सही है। 2, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया था जो निम्न थे। महिलाएं निष्क्रिय थी अर्थात मत नहीं दे सकती थी। पुरुष जो 3 दिन की आय कर के रूप में देता हो, वो सक्रिय पुरुष था, वो उसे मतदान का अधिकार दिया गया। कम्युनल व नेशनल गार्ड के सदस्य सक्रिय थे। आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेकब विचारधारा से संबंधित असत्य कथन है। जेकब विचारधारा से संबंधित इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? सबसे पहला कि ये केंद्रीकृत गणतंत्रवादी थे। ये केंद्रीकृत गणतंत्रवादी थे जेकब विचारधारा, तो सही है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में लेसेज फेयर की नीति के समर्थक थे। तो इस नीति के समर्थक नहीं थे बल्कि इस नीति के विपरीत थे। जेकब विचारधारा जो इसे लेसेज फेयर नीति की विपरीत थी, समर्थक नहीं थी। दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा के उग्रपंथी विचार थे। इनके जैकब विचारधारा के उग्रपंथी विचार थे जो त्वरित गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। चौथा ऑप्शन है कि ये लाल टोपी पहनते थे। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। 2 नंबर इसका गलत होगा। जैकब विचारधारा ये एनएलए के अधिवेशन में राइट विंग और वामपंथ में बैठते थे। केंद्रीय गणतंत्रवादी थे।
अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप हो, लेसेज फेयर के विपरीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जीरोनिस्ट नेता नहीं था? निम्न में से कौन है जो जीरोनिस्ट नेता नहीं था? इनमें से कौन जीरोनिस्ट नेता नहीं था? तो हर्बर्ट है जो जीरोनिस्ट नहीं था, हर्बर्ट जीरोनिस्ट नहीं था। इसके अलावा ब्रूसोट, कॉन्डोरसे और विक्टर नियन, ये तीनों जीरोनिस्ट नेता थे। जीरोनिस्ट नेता ब्रिसोट, विक्टर नियम, कॉन्डोरसे, वर्ग न्योड मौर्य, रोलांड ब्रिया, मैडम रोला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डिलियर कल्प के सदस्य थे। कार्डिलियर कल्प के सदस्य इनमें से कौन कौन से थे? दांतो, जोसेफ, रॉबर्ट, कोमुले, दोमुले, अमारा और कार्नो, इनमें से कौन कौन कार्डिलियर कल्प के सदस्य थे? तो ये पांचों ही, दांतो, जोसेफ, रॉबर्ट, कानो, कोमुले, देमुले और मारा, ये पांचों ही जो कार्डियल कल्प के सदस्य थे। एक नंबर ऑप्शन। कार्डिलियर कल्प के प्रमुख नेता दांतो, जोसेफ, रॉबर्ट, कार्नो, कोमुले, दोमुले, मारा व हेबर्ट आदि। ये जैकोबिन विचारधारा में विश्वास रखते थे, हालांकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हिमायती थे, अति उग्रपंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित घटनाओं को कालक्रम अनुसार चयन कीजिए। फ्रांस से संबंधित जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को कालक्रम अनुसार अ, चयन कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है जनता का राजमहल पर हमला। जनता ने जो राजमहल पर जो हमला किया था, यह हमला किया था 1792 में, 20 जून 1792 में जनता ने राजमहल पर हमला किया था। तो ये जून 1792 का। दूसरे नंबर पर ब्रुnswick घोषणा। ब्रुnswick घोषणा यह भी 1792 की है, लेकिन यह जुलाई की है। जुलाई 1792 के 25 जुलाई 1792 को ब्रुnswick घोषणा की गई। सितंबर हत्याकांड। सितंबर हत्याकांड जो सितंबर 1792 में हुआ था। और सेकंड रिवोल्यूशन है जो अगस्त 1792 की है। तो सेकंड रिवोल्यूशन सितंबर हत्याकांड से पहले हुआ था, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, जनता का राजमहल पर हमला जून 1792, ब्रुnswick घोषणा जुलाई 1792, सेकंड रिवोल्यूशन अगस्त 1792 और सितंबर हत्याकांड जो सितंबर 1792। तो दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जनता का राजमहल पर हमला 20 जून 1792 को और ब्रुnswick घोषणा 25 जुलाई 1792 को, सेकंड रिवॉल्यूशन 10 अगस्त 1792 को, सितंबर हत्याकांड जो 2 से 6 सितंबर 1792 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला है कि सबसे पहला कि राजेट दी लिस्ले ने वॉर सॉन्ग ऑफ राइन आर्मी, वॉर सॉन्ग ऑफ राइन आर्मी लिखा, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। राजेट दी लिस्ले ने वॉर सॉन्ग ऑफ राइन आर्मी लिखा, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि 20 सितंबर 1792 को 20 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय विधानसभा समाप्त हो गई। 20 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय विधानसभा समाप्त हो गई। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि राष्ट्रीय विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य फाइये थे। सर्वाधिक सदस्य फाइये नहीं थे। जो राष्ट्रीय विधानसभा थी उसमें टोटल 745 सदस्य थे, उनमें से फाइयों की संख्या 264 ही थी। फाइयों से ज्यादा जो संख्या थी वो थी सपाट वर्ग की, जिनकी संख्या 345 थी। तो फाइये दूसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर जो सब सर्वाधिक संख्या थी वह सपाट की थी, 345। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि सपाट वर्ग के सदस्यों की कोई विचारधारा नहीं थी। सपाट वर्ग के सदस्यों की कोई विचारधारा नहीं थी। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो असत्य 3 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय विधानसभा में कुल 745 सदस्य थे, जिनमें सर्वाधिक सपाट 345, फाइये 264 और जैकब सदस्य 136 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। कुछ विद्वानों के नाम दे रखे हैं, सामने उनके उपाधियां दे रखी है या उनसे संबंधित उनका संबंध दे रखा है। संबंध कैसे है? सबसे पहले नंबर पर है मारा। मारा को जो खून का प्यासा कहा गया, खून का प्यासा। 3 नंबर ऑप्शन। दूसरे में थॉमस पेन। थॉमस पेन जो फ्रांसीसी नागरिक था। तीसरे नंबर पर है रोबो स्पेर। रोबो स्पेर को क्रांति का अवतार कहा गया। और चौथे नंबर पर है कार्नो। कार्नो कार्नो को जो विजेता का संगठक कहा गया। मारा खून का प्यासा, थॉमस पेन फ्रांसीसी नागरिक, रोबोस्पेयर क्रांति का अवतार और कार्नो जो विजेता का संगठक। 3, 1, 4 और 2।
2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है, कुछ कथन दे रखे हैं। ये कथन कौन से विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है रोबोस्पेयर। रोबोस्पेयर का कथन कौन सा है? तो रोबोस्पेयर ने कहा कि राजा मरेगा तभी फ्रांस जिंदा रहेगा। राजा मरेगा तभी फ्रांस जिंदा रहेगा, राजा रोबोस्पेयर ने कहा। दूसरे नंबर पर है गोथे। गोथे ने कहा था कि उस दिन हमने नई दुनिया में प्रवेश किया, उस दिन हमने नई दुनिया में प्रवेश किया। तीसरे ऑप्शन है दांतो। दांतो ने कहा था कि दुस्साहस और दुस्साहस और अधिक दुस्साहस, और दुस्साहस और अधिक दुस्साहस किया जाए। चौथे नंबर पर है मैडम रोलिया। मैडम रोलिया ने कहा था कि ए स्वतंत्रता तेरे नाम पर कितने अपराध होंगे, ए स्वतंत्रता तेरे नाम पर कितने अपराध होते हैं। इसमें 3, 4, 1 और 2। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंक का राज अथवा सफेद आतंक का काल था। आतंक का राज या सफेद आतंक का काल कौन सा था? 5 सितंबर 1793 से लेकर 28 जुलाई 1794 तक। 1 नंबर ऑप्शन। 5 सितंबर 1793 को 5 सितंबर 1793 को ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। इस कारण इस तिथि को आतंक का राज कहा जाता है, जो 28 जुलाई 1794 को रोबोस्पेयर को गिलोटिन पर चढ़ाने के साथ ही आतंक का राज समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल के द्वारा किए गए कार्यों में से कौन सा कार्य असत्य है? नेशनल काउंसिल के द्वारा किए गए कार्यों में से कौन सा कार्य जो असत्य है? सबसे पहला कि फ्रांस की संपूर्ण जनता को नागरिक का दर्जा दिया गया। नेशनल काउंसिल के द्वारा किए गए कार्य, फ्रांस की संपूर्ण जनता को नागरिक का दर्जा दिया गया, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि माप तोल की विविधता समाप्त करके दशमलव प्रणाली को लागू किया। तीसरा कि सैनिक सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी। सैनिक सेवा की अनिवार्यता खत्म नहीं, बल्कि सैनिक सेवा अनिवार्य की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। फ्रांसीसी भाषा का जो राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, 3 नंबर ऑप्शन भी 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो इसमें 3 नंबर गलत है, 1, 2 और 4 इसके सही है। नेशनल काउंसिल के कार्य, संपत्ति में महिलाओं व पुरुषों के अधिकारों को स्वीकार किया, ज्येष्ठ पुत्र का नियम खत्म किया, सैनिक सेवा अनिवार्य की, दास प्रथा समाप्त की, गोश्त व पावरोटी की कीमतों पर राशनिंग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव या महत्व। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव क्या क्या थे? स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की भावना का विकास हुआ। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, ये शब्द हम भारत के संविधान ने भी फ्रांस से ही लिए थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यह फ्रांस की क्रांति का प्रभाव था। आर्थिक सुधार व साम्राज्यवाद की नींव पड़ी। उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद व अधिनायकवाद का विकास हुआ। शैक्षणिक सुधार हुए। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। 1 नंबर ऑप्शन। फ्रांस की क्रांति का महत्व और प्रभाव, उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद, अधिनायकवाद का विकास हुआ, राष्ट्रता की भावना का विकास हुआ, संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं को कालक्रम का अनुसार चयन कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं को कालक्रम के अनुसार चयन कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है नेशनल असेंबली का गठन। नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था? तो नेशनल असेंबली का जो गठन किया गया था, यह किया गया था 1791 में। 1791 में, जो अक्टूबर 1791 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक, 1791 में नेशनल असेंबली असेंबली की घोषणा की गई थी। दूसरे नंबर पर है नेशनल कन्वेंशन की स्थापना। नेशनल कन्वेंशन की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल कन्वेंशन की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी 1792 से लेकर 1795 तक। 20 सितंबर को जो कन्वेंशन की स्थापना की गई थी, 20 सितंबर 1792 से लेकर 26 अक्टूबर 1795 तक। तो 1792 से लेकर 1795 तक। तीसरे नंबर पर आतंक का राज। आतंक का राज कब वो था? तो आतंक का राज तो जो था, यह था 1793 से लेकर 1799 तक, सॉरी 1794 तक। आतंक का जो राज था, यह 1793 से लेकर 1794 तक आतंक का राज था। 28 जुलाई 1794 तक जब रोबोस्पेयर को गिलोटिन चढ़ा दिया गया था, उसके साथ ही आतंक का राज समाप्त हुआ था।
और चौथे नंबर पर है डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी का शासन कब था? तो डायरेक्टरी का शासन था 1795 से लेकर 1799 तक। 1795 से लेकर 1799 तक डायरेक्टरी का शासन। आतंक का राज 1793-94। तो इसमें चारों ही कालक्रम अनुसार है। सबसे पहले 91-92 में असेंबली के गठन की घोषणा की गई। 92 में कन्वेंशन की स्थापना हुई। 93 में आतंक का राज शुरू हुआ जो 94 तक चला। और डायरेक्टरी का जो शासन था यह 1795 से लेकर 1799 तक चला था। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 इनका क्रम रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन। नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा 1 अक्टूबर 1791 से 20 सितंबर 1792 तक। नेशनल कन्वेंशन की स्थापना 20 सितंबर 1792 को हुई जो 26 अक्टूबर 1795 तक चली। आतंक का राज 5 सितंबर 1793 को शुरू होता है और 28 जुलाई 1799 नहीं है 1794 28 जुलाई 1794 को रोबोस्पियर को गिलोटिन चढ़ाया गया था। उसी के साथ ही आतंक का राज भी समाप्त होता। और चौथे नंबर पर डायरेक्टरी का शासन जो 27 अक्टूबर 1795 से लेकर 10 नवंबर 1799 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के संबंध में मिलान कीजिए। फ्रांस की क्रांति के संबंध में जो मिलान कीजिए। फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं। ये कथन किनके द्वारा कहे गए? तो सबसे पहले नंबर पर है विश्व क्रांति। विश्व क्रांति इसे किसने कहा था? तो विश्व क्रांति कहा था फ्रांस की क्रांति को रैमजे मोयर ने। रैमजे मोयर ने विश्व क्रांति का। धर्म सुधार आंदोलन के बाद दुनिया की महत्वपूर्ण घटना किसे बताया था? धर्म सुधार आंदोलन के बाद दुनिया की महत्वपूर्ण घटना इसे किसे बताया था? हार्डर ने बताया था। विवेक की विजय। फ्रांस की क्रांति को विवेक की विजय किसने कहा था? तो विवेक की विजय कहा था कांट ने। और चौथे नंबर पर है संसार के इतिहास की सबसे बड़ी घटना। संसार के इतिहास की सबसे बड़ी घटना फ्रांस की क्रांति को बताया था फोकस के द्वारा। तो कांट ने इसे विवेक की विजय का, फोकस ने संसार के इतिहास की सबसे बड़ी घटना का, हार्डर ने धर्म सुधार आंदोलन के बाद दुनिया की महत्वपूर्ण घटना बताया और रैमजे म्योर ने इसे विश्व क्रांति की संज्ञा दी थी। 3, 4, 2 और 1। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति मुख्य रूप से इस सामाजिक असमानता अहम के कारण हुई, स्वतंत्रता तो केवल बहाना मात्र थी। क्रांति मुख्य रूप से इस सामाजिक असमानता अहम के कारण हुई, स्वतंत्रता तो केवल बहाना मात्र था। उपयुक्त कथन किस विद्वान का था? नेपोलियन का। 3 नंबर ऑप्शन। नेपोलियन ने कहा कि क्रांति का मुख्य रूप से जो इस अहम सामाजिक असमानता अहम के कारण हुई, स्वतंत्रता तो केवल बहाना मात्र थी। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। नेपोलियन से संबंधित कौन कौन से कथन है जो सही कथन है? सबसे पहला है कि इसका जन्म भूमध्य सागर स्थित कोर्सिका द्वीप के अजासो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म भूमध्य सागर स्थित कोर्सिका द्वीप के अजासो में हुआ था। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, यह रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट व जैकोबिन विचारधारा से प्रभावित था। यह रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट व जैकोबिन विचारधारा से प्रभावित था। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। इसने ले डी बेक्योर नामक राजनीतिक पैम्पलेट जारी किए थे। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि इसने लेटर्स सूर ला कोर्स नामक लघु पुस्तिका लिखी थी। तो यह पुस्तिका भी नेपोलियन के द्वारा लिखी गई थी। तो चारों ही ऑप्शन जो इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुल्लो बंदरगाह का अभियान से संबंधित असत्य कथन कौन से? तुल्लो बंदरगाह के अभियान से संबंधित असत्य कथन कौन से? तो इनमें से कौन कौन से कथन है जो कौन सा कथन है जो असत्य कथन है तुल्लो बंदरगाह से संबंधित? तो सबसे पहला कि नेशनल काउंसिल के परमिशन से तथा नेपोलियन का पहला अभियान था। नेशनल काउंसिल के परमिशन से तथा नेपोलियन का यह पहला अभियान था तुल्लो के बंदरगाह का अभियान। दूसरा ऑप्शन है कि जनरल हुड को पराजित कर तुल्लो को पुनः फ्रांस के नियंत्रण में लिया। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि फ्रांस के दक्षिण में मोर्सिलो के पास लाल सागर के तट पर तुल्लो बंदरगाह स्थित है। तो तुल्लो बंदरगाह जो लाल सागर के पास नहीं बल्कि मोर्सिलो के पास भूमध्य सागर में स्थित है। मोर्सिलो के पास स्थित है लेकिन यह भूमध्य सागर के अंदर स्थित है, लाल सागर में नहीं। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि इस अभियान की सफलता के उपरांत नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। इस अभियान जो तुल्लो बंदरगाह का जो अभियान था नेपोलियन का प्रथम अभियान था जो 1793 ईस्वी में हुआ था।
इसमें सफलता के बाद जो नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। चौथा ऑप्शन भी इसमें सही है, 3 नंबर इसका गलत होगा। तुलो अभियान 1793 ईस्वी फ्रांस के दक्षिण में मोर्सिलो के पास भूमध्य सागर में स्थित है। सफलता इसमें नेपोलियन को मिली, ब्रिगेडियर जनरल अब बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन के इटली अभियान से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। नेपोलियन के इटली अभियान से संबंधित कौन कौन से कथन है जो सही है। सबसे पहला कि यह अभियान ऑस्ट्रिया के विरुद्ध था। नेपोलियन का जो इटली अभियान है यह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अभियान था। इस समय कोस्टिन गलियोन, बासानो, आर्कोला व रिवोली के प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। इटली अभियान जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो इटली में अभियान किया था, इटली अभियान किया था, इसके समय कस्टिग्लियोन, बासानो, आर्कोला और रिवोली नामक प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। इस समय नेपोलियन इटली से कई कलाकृतियां पेरिस ले गया। इस अभियान के उपरांत ऑस्ट्रिया को जो कैंपो फॉर्मिया की संधि करनी पड़ी थी, कैंपो फॉर्मिया की संधि करनी पड़ी थी। तो चारों ही जो ऑप्शन है इसके सही होंगे। 1 नंबर ऑप्शन। इटली का अभियान 1796 में डायरेक्टरी के परमिशन से पहला अभियान था। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कास्टिग्लियोन, बासोना, आर्कोली व रिबोली के प्रसिद्ध युद्ध हुए। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, परिणाम स्वरूप कैंपो फॉर्मिया की संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंपो फॉर्मिया की संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी है। जो कैंपो फॉर्मिया की संधि करनी पड़ी थी इस इटली अभियान के बाद, जब ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, नेपोलियन से कैंपो फॉर्मिया की संधि हुई। इस संधि की शर्तें कौन कौन सी थी। सबसे पहला कि लोम्बार्डी व बेल्जियम फ्रांस को दिए गए, लोम्बार्डी व बेल्जियम का क्षेत्र फ्रांस को दिए गए। जेनेवा में फ्रांसीसी व्यवस्था लागू कर लिगुरियन गणतंत्र नाम दिया। जेनेवा में फ्रांसीसी व्यवस्था लागू करके लिगुरियन गणतंत्र नाम दिया गया। मिलान शहर, मंटुआ दुर्ग, वेनिस व लियोबान क्षेत्र को मिलाकर सिस अल्पाइन गणतंत्र बनाया गया। राइन नदी का दक्षिणी भाग फ्रांस को दिया गया। तो कैमो फॉर्मिया की संधि की है सभी शर्तें जो बिल्कुल सही है। 1 नंबर ऑप्शन। कैमो फॉर्मिया की संधि 17 अक्टूबर 1797 में हुई, नेपोलियन व ऑस्ट्रिया के मध्य। इसकी शर्तें थी वेनेशिया इटली को मिला, लोम्बार्डी व बेल्जियम फ्रांस को मिले, लिगुरियन व सिस अल्पाइन गणतंत्र अब बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन के किस अभियान के बारे में कहा जाता है। नेपोलियन के कौन से अभियान के बारे में कहा जाता है कि वह आया, उसने देखा और जीत लिया। वह आया, उसने देखा और जीत लिया। तो नेपोलियन के इटली अभियान के बारे में। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने प्रमुख युद्धों के नाम दे रखे हैं। नेपोलियन के प्रमुख युद्ध और सामने उनके तिथिक्रम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर पिरामिडों का युद्ध। पिरामिडों का युद्ध कब हुआ था। तो पिरामिडों का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 21 जुलाई 1798 को। सुब्राखित का युद्ध, सुब्राखित का युद्ध कब हुआ था। तो सुब्राखित का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1 जुलाई 1798 को। नील नदी का युद्ध हुआ था 1 अगस्त 1798 को। और अबूखर खाड़ी का युद्ध हुआ था 22 जुलाई 1799 को। 3 युद्ध 1798 के, पिरामिडों का युद्ध, सुब्राखित का युद्ध और नील नदी का युद्ध। ये तीनों जो 1798 का पिरामिडों का युद्ध 21 जुलाई को, सुब्राखित का 22 जुलाई को और नील नदी का 1 अगस्त 1798 को। अबूखर खाड़ी का युद्ध हुआ था यह 22 जुलाई 1799 को हुआ था, 22 जुलाई 1799 को। 1, 3, 4 और 2 नंबर ऑप्शन। 1 जुलाई 1798 को सुब्राखित के युद्ध में नेपोलियन ने मामलुकों को पराजित किया। 21 जुलाई 1798 को पिरामिडों का युद्ध में मिस्रियों को पराजित किया। 1 अगस्त 1798 को नील नदी के युद्ध में नेपोलियन नेल्सन से पराजित हुआ। 22 जुलाई 1799 को नेपोलियन ने अबू बकर खाड़ी युद्ध में तुर्की को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन के मिस्र अभियान के क्या परिणाम रहे। नेपोलियन के मिस्र अभियान के क्या परिणाम रहे थे। मिस्र अभियान के क्या परिणाम रहे। मिस्री लिपि की खोज हुई, रोसेट पत्थर की खोज की गई। इसके अलावा पिरामिडों को दुनिया के समक्ष लाए और स्फिंक्स मंदिर देखे गए। तो मिस्र अभियान के परिणाम रहे थे मिस्री लिपि की खोज हुई, रोसेट पत्थर की खोज हुई, पिरामिडों को दुनिया के समक्ष लाए गए और स्फिंक्स मंदिर देखे गए। चारों ही ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभियान से लौटने के बाद नेपोलियन ने कहा था, कौन से अभियान से लौटने के बाद नेपोलियन ने कहा था कि मैं सही समय पर लौट आया हूं।
जब नाशपाती पक चुकी थी। मैं सही समय पर लौट आया हूँ जब नाशपाती पक चुकी थी। तो यह कहा था मिस्र अभियान से आने के बाद। 1 नंबर ऑप्शन। नेपोलियन ने मिस्र अभियान से लौटने के बाद कहा कि मैं सही समय पर लौट आया हूँ जब नाशपाती पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन के युद्धों का कालक्रम बताइए। नेपोलियन के युद्धों का कालक्रम क्या है? सबसे पहले नंबर पर है रिबोली का युद्ध। रिबोली का जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1797 के अंदर। दूसरे नंबर पर है मोरेंज का युद्ध। मोरेंज का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1800 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर है अब्बूकर का युद्ध। अब्बूकर का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1799 में, 22 जुलाई 1799 को। और चौथे नंबर पर है केप ट्राफलेगर का युद्ध। ट्राफलेगर का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1805 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा 1799 में रिबोली का। दूसरे नंबर पर आएगा अबू बकर का युद्ध। तीसरे नंबर पर आएगा मोरेंज का युद्ध और चौथे नंबर पर आएगा ट्राफलेगर का युद्ध। ए 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। 13-14 जनवरी 1797 को रिबोली या रिवाली के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर माल्टा दुर्ग पर कब्जा कर लिया। 25 जुलाई 1799 को अबू बकर का युद्ध में तुर्की को पराजित किया। 1800 में मोरेंज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया तथा कैंप ट्राफलेगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को हुआ। इसमें नेपोलियन हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीन्स की संधि की संबंधित शर्तें नहीं है। अमीन्स की संधि से संबंधित शर्तें नहीं है। अमीन्स की जो संधि हुई थी, अमीन्स की संधि जो 1802 के अंदर हुई थी जोसेफ बोनापार्ट और कॉर्नवालिस के मध्य। तो इसमें जो कौन सी शर्तें इसकी नहीं है? सबसे पहले कि इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को मान्यता दी। अमीरा की सॉरी अमीन्स की जो संधि है, इसमें इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को मान्यता दी थी। तो ये सही है। नेपल्स व मिस्र का फ्रांस पर अधिकार स्वीकार किया गया। नेपल्स और मिस्र पर जो फ्रांस का अधिकार स्वीकार किया गया, यह ऑप्शन इसका इस संधि के तहत नहीं था। 2 नंबर इसका गलत होगा। तीसरा कि माल्टा व भूमध्य सागर के फ्रांसीसी बंदरगाह इंग्लैंड ने छोड़ दिए। माल्टा व भूमध्य सागर के फ्रांसीसी जो बंदरगाह थे, ये इंग्लैंड ने छोड़ दिए। यह संधि जोसेफ बोनापार्ट व कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। जोसेफ बोनापार्ट व कॉर्नवालिस के मध्य हुई। 4 नंबर ऑप्शन बी सत्य है। कौन सी संधि की शर्त नहीं थी? तो 2 नंबर। 1, 3 और 4 सही है। अमीन्स की संधि 25 मार्च 1802 को जोसेफ बोनापार्ट व कॉर्नवालिस के मध्य हुई। स्पेन व हॉलैंड की मध्यस्थता से हुई। इसके साथ द्वितीय गठबंधन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने काउंसलर के रूप में कौन कौन से कार्य किए? नेपोलियन ने काउंसलर के रूप में कौन कौन से कार्य किए थे? तो काउंसलर के रूप में कौन कौन से कार्य किए? सबसे पहले नंबर पर है तुल्लो बंदरगाह का दुर्गीकरण करवाया। तुल्लो बंदरगाह का दुर्गीकरण करवाया। असिग्मेंट मुद्रा व्यवस्थित रूप से प्रारंभ की थी। असिग्मेंट मुद्रा व्यवस्थित रूप से प्रारंभ की थी। व्यवस्थित रूप से प्रारंभ नहीं की थी, बल्कि इस मुद्रा को जो समाप्त किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, वर्ष 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस, वर्ष 1800 में जो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई थी। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। और चौथा है कि एक विकसित एवं व्यवस्थित कर प्रणाली लागू की। एक विकसित एवं व्यवस्थित कर प्रणाली लागू की थी। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो इसमें कौन सा कार्य नेपोलियन के द्वारा नहीं किया गया था? कौन से कार्य किए गए थे? तो 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। नेपोलियन ने आर्थिक सुधारों के रूप में असिग्मेंट कागजी साख मुद्रा को समाप्त किया। उसके स्थान पर फ्रांस की राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में फ्रैंक आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन के द्वारा शिक्षा से संबंधित सुधार किए गए। नेपोलियन के द्वारा शिक्षा से संबंधित कौन से सुधार किए गए थे? तो सबसे पहले कि शिक्षा को चर्च के प्रभाव से युक्त रखा। शिक्षा को चर्च के प्रभाव से युक्त रखा था। तो चर्च के प्रभाव से युक्त नहीं, बल्कि चर्च के प्रभाव से मुक्त किया था। नेपोलियन ने शिक्षा को जो चर्च के प्रभाव से मुक्त किया था। पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, सैनिक विद्यालय व्याकरण विद्यालय खोलने पर बल दिया। सैनिक विद्यालय और व्याकरण विद्यालय खोलने पर बल दिया। 2 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा कि निजी क्षेत्र के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया। निजी क्षेत्र के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। निजी क्षेत्र के माध्यम से नहीं, बल्कि शिक्षा को जो सरकारी नियंत्रण में रखा गया था। शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में रखा था, निजी क्षेत्र में नहीं। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। चौथा है कि अनुशासन व नैतिक सिद्धांतों पर बल दिया। अनुशासन और नैतिक सिद्धांतों पर बल दिया। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु टीटी कॉलेज स्थापित किए गए।
शिक्षक प्रशिक्षण हेतु टीटी कॉलेज जो स्थापित किए गए थे, 5 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तो कौन कौन से सुधार किए गए थे? 2, 4 और 5। 2, 4 और 5, 3 नंबर ऑप्शन। नेपोलियन के शिक्षा संबंधी सुधार, शिक्षा का चर्च के प्रभाव से मुक्त रखा गया, निजी क्षेत्र के बजाय शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉनकॉर्ड डेटा कब व किसके मध्य हुआ? कॉनकॉर्ड डेटा कब व किसके मध्य हुआ था? तो यह नेपोलियन व पोप पायस सप्तम के मध्य हुआ था। नेपोलियन और पोप पायस सप्तम के मध्य हुआ था। जो समझौता हुआ था यह हुआ था 15 जुलाई 1801 को। यह समझौता नेपोलियन और पोप पायस सप्तम के मध्य 15 जुलाई 1801 को हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन। कॉनकॉर्ड डेटा अर्थात धार्मिक समझौता 15 जुलाई 1801 को पेरिस में पोप पायस सप्तम व नेपोलियन के मध्य हुआ। आगे चलकर 8 अप्रैल 1802 को नेपोलियन ने कॉनकॉर्ड डेटा में 77 धाराएं कैथोलिकों हेतु, 44 धाराएं प्रोटेस्टेंटों हेतु शामिल की गई। इसे ऑर्गेनिक आर्टिकल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें सम्मिलित है? कुछ घटनाएं दे रखी है, कुछ जो घटनाएं नेपोलियन के द्वारा जो अधिनियम लेके आए थे, जो नियम लेके आए थे, उन दे रखे हैं और सामने उनके ईयर दे रखे हैं कि ये कब लागू किए थे। सबसे पहले नंबर पर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1806 में लेके आए थे। कमर्शियल कोड 1807 में लेके आए थे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1808 में आया था। और पिनल कोड 1804 का नहीं बल्कि पिनल कोड आया था 1810 के अंदर। पिनल कोड 1810 का है, ना कि 1804 का। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सम्मिलित है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1806, कमर्शियल कोड 1807, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1808। 1, 2 और 3 इसके सही है। पिनल कोड या दंड संहिता 1810 में, जबकि सिविल कोड जो नागरिक संहिता 1804 में प्रस्तुत की गई। वर्ष 1807 में इसे नेपोलियन कोड नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की नागरिक संहिता से संबंधित असत्य कथन बताइए। फ्रांस की नागरिक संहिता से संबंधित असत्य कथन कौन से हैं? नागरिक संहिता से संबंधित असत्य कथन बताना है। पहला कि पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों की समान हिस्सेदारी होगी। पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों की समान हिस्सेदारी होगी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि पिता सर्वोच्च, वह चाहे तो पुत्र को बेच सकता था। पिता सर्वोच्च है, वह चाहे तो पुत्र को बेच सकता था। 2 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। तलाक की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। तलाक की स्वीकृति आवश्यक थी, नहीं दी जाएगी, यह बात गलत है। इसलिए 3 नंबर इसका गलत होगा। चौथा, ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगाया। ट्रेड यूनियन पर है जो प्रतिबंध लगाया गया था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। जो नेपोलियन फ्रांस की जो नागरिक संहिता थी, इसमें से 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 1, 2 और 4 सही है। नागरिक संहिता 21 मार्च 1804 को कुल 2281 धाराएं थी। इसमें तलाक की स्वीकृति आवश्यक थी, ब्याज दरें सरकार तय करेगी, विवाह को संस्कार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन का राज्याभिषेक किस पोप की उपस्थिति में कहाँ हुआ? नेपोलियन का राज्याभिषेक अभिषेक जो कौन से पोप की उपस्थिति में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पोप पायस सप्तम की उपस्थिति में, कैथेड्रल चर्च के अंदर। नेपोलियन का राज्याभिषेक जो 1804 में जो हुआ था, 2 दिसंबर 1804 को, यह हुआ था कैथेड्रल चर्च के अंदर, पोप पायस सप्तम की उपस्थिति के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन। 2 दिसंबर 1804 को नेत्रदोम के कैथेड्रल चर्च में पोप पायस सप्तम की उपस्थिति में राज्याभिषेक समारोह का आयोजन करवाया गया। यहाँ पर नेपोलियन ने पोप के हाथों से मुकुट छीनकर पहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ घटनाएं दे रखी है, कुछ युद्धों के नाम दे रखे हैं और ये युद्ध कब कब हुए थे, सम्मिलित करना है, मिलान करना है। सबसे पहले नंबर पर है ओम का युद्ध। ओम का युद्ध कब हुआ था? तो ओम का युद्ध हुआ था 25 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 1805 तक चला था। ओम का युद्ध जो लगभग 1 माह चला था, 25 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 1805 तक। दूसरे नंबर पर है ट्राफलगर का युद्ध। ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिज का युद्ध। ऑस्ट्रेलिज का युद्ध कब हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिज का युद्ध हुआ था 2 दिसंबर 1805 को। चौथे नंबर पर है जेना व ओवर स्टेट का युद्ध। जेना व ओवर स्टेट का युद्ध 14 अक्टूबर 1806 को। ओम का युद्ध 25 सितंबर से 20 अक्टूबर 1805 को। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को। ऑस्ट्रेलिज का युद्ध 2 दिसंबर 1805 को। जेना व ओवर स्टेट का युद्ध 14 अक्टूबर 1806
6 को, 2, 3, 4 और 1। 2 नंबर ऑप्शन। ओम का युद्ध 25 सितंबर से 20 अक्टूबर 1805 तक, ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध 2 दिसंबर 1805 को तथा सेना व और स्टेट का युद्ध 14 अक्टूबर 1806 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बारे में हेजन ने कहा, कौन से युद्ध के बारे में हेजन ने कहा कि यह नेपोलियन की दीर्घकालिक विजय थी? कौन से युद्ध के बारे में हेजन ने कहा था कि यह नेपोलियन की दीर्घकालिक विजय थी? तो दीर्घकालीन जो विजय बताई थी हेजन ने, यह बताई थी ट्राफलगर के युद्ध को। 2 नंबर ऑप्शन। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को स्पेन व फ्रांस की संयुक्त सेना ने ब्रिटिश नौसेना पर आक्रमण किया। ब्रिटिश सेनापति नेल्सन सेना ने संयुक्त सेना का बुरी तरह से परास्त किया, यद्यपि नेल्सन इस युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध को तीन सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? कौन सा युद्ध था जिसे तीन सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तीन सम्राटों का युद्ध कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के युद्ध को। ऑस्ट्रेलिया का युद्ध जो 1805 में हुआ था, इसे तीन सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का युद्ध 2 दिसंबर 1805 को हुआ। इस युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया सम्राट फिलिप द्वितीय, रूस के शासक अलेक्जेंडर प्रथम को पराजित किया। इस कारण इसे तीन सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसबर्ग संधि की शर्त नहीं थी। प्रेसबर्ग संधि की शर्त इसमें से कौन सी नहीं थी? प्रेसबर्ग की जो संधि हुई थी, इस प्रेसबर्ग की संधि की शर्त निम्न में से कौन सी नहीं थी? सबसे पहले कि टायरोन व बेडेन का क्षेत्र बावेरिया को ऑस्ट्रिया ने दिया। टायरोन व बेडेन का क्षेत्र बावेरिया को ऑस्ट्रिया ने दिया था, तो ये सही है। दूसरा, हैप्सबर्ग का क्षेत्र फ्रांस को ऑस्ट्रिया से मिला। तो हैप्सबर्ग का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो मिला था ऑस्ट्रिया से नहीं मिला था, यह क्षेत्र मिला था ब्रिटेनबर्ग को दिया गया था। हैप्सबर्ग का जो क्षेत्र फ्रांस को ऑस्ट्रिया से मिला, तो यह ऑस्ट्रिया से फ्रांस को नहीं मिला था। यह जो क्षेत्र मिला था, यह मिला था ब्रिटेनबर्ग को। हैप्सबर्ग का क्षेत्र ब्रिटेनबर्ग को दिया गया था। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि ऑस्ट्रिया तृतीय गठबंधन से बाहर आ गया। ऑस्ट्रिया जो इस संधि के पश्चात तृतीय गठबंधन से बाहर आ गया। ट्रिस्टले बंदरगाह को छोड़कर सारे क्षेत्र फ्रांस को दिए गए। ट्रिस्टले बंदरगाह को छोड़कर सारे क्षेत्र जो फ्रांस को दिए गए। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। 2 नंबर इसका गलत होगा। प्रेसबर्ग संधि 26 दिसंबर 1805 को फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई। फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई। हैप्सबर्ग का क्षेत्र ब्रिटेनबर्ग को दिया गया। वेनेशिया का क्षेत्र फ्रांस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ संधियां दे रखी है। अब प्रेसबर्ग की संधि हमने अभी देखी 26 दिसंबर और 1805 को हुई थी। दूसरे नंबर पर है अमीन्स की संधि। अमीन्स की संधि जो हुई थी, यह 1802 के अंदर हुई थी। प्रेसबर्ग की संधि 1805 के अंदर हुई थी। कैंपोफोर्मिया की संधि जो हुई थी, यह हुई थी 1797 को। कैंपोफोर्मिया की संधि 1797 को। और ल्यूनविले की जो संधि हुई थी, यह संधि हुई थी 1801 में। ल्यूनविले की संधि 1801, अमीन्स की संधि 1802, प्रेसबर्ग की संधि 1805 और कैंपोफोर्मिया की संधि 1797। तो 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। कैंपोफोर्मिया की संधि 17 अक्टूबर 1797 को नेपोलियन व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई। ल्यूनविले की संधि 9 फरवरी 1801 को नेपोलियन व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई। अमीन्स की संधि मार्च 1802 को नेपोलियन व इंग्लैंड के मध्य हुई। प्रेसबर्ग की संधि 26 दिसंबर 1805 को नेपोलियन व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिलसिट की संधि से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? टिलसिट की संधि से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि यह संधि जार अलेक्जेंडर प्रथम व नेपोलियन के मध्य हुई थी। टिलसिट की संधि जो हुई थी, यह जार अलेक्जेंडर प्रथम व नेपोलियन के मध्य हुई। तो पहला ऑप्शन सत्य है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है कि रूस नेपोलियन के द्वारा किए जा रहे सभी परिवर्तन स्वीकार करेगा। रूस नेपोलियन के द्वारा किए जा रहे सभी परिवर्तनों को स्वीकार करेगा। तीसरा कि परसा से वारसा का क्षेत्र लेकर उसे वारसा ग्रांड डची बना दिया। परसा से वारसा का क्षेत्र लेकर उसे वारसा ग्रांड डची बना दिया। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। यह संधि 20 जुलाई 1707 को निम्न नदी के तट पर टिलसिट में हुई थी। तो यह संधि 20 जुलाई 1707 को नहीं हुई थी। यह संधि जो जुलाई माह में हुई थी, लेकिन 7 जुलाई को हुई थी और 7 जुलाई 1807 को हुई थी। 7 जुलाई 1807, 7, 7, 7,
7/7/1807 को हुई थी टिलसिट की संधि, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। टिलसिट की संधि 7 जुलाई 1807 को नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर प्रथम के मध्य नेपोलियन द्वारा लाई गई महाद्वीपीय व्यवस्था को रूस स्वीकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन द्वारा जारी किए गए आदेशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नेपोलियन के द्वारा जारी किए गए आदेशों को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर है मिलान आदेश। मिलान आदेश कब का है? तो मिलान आदेश है 1807 17 दिसंबर 1807 को जो नेपोलियन के द्वारा जारी किया गया था। वारसा आज्ञप्ति, वारसा आज्ञप्ति कब किया? तो वारसा आज्ञप्ति 25 जनवरी 1807 की। वारसा आज्ञप्ति मिलान आदेश से पहले किया, तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। इसमें वारसा आज्ञप्ति पहली आएगी, क्योंकि वारसा आज्ञप्ति जो 25 जनवरी 1807 के, वहीं मिलान आदेश है जो 17 दिसंबर 1807 का है। दूसरे नंबर पर है बर्लिन आज्ञप्ति। अब बर्लिन आज्ञप्ति जो अ, बर्लिन आज्ञप्ति आई थी, ये आई थी 1806 को, नवंबर 1806 की। बर्लिन आज्ञप्ति नवंबर 1806 की। वारसा आज्ञप्ति 21 जनवरी 21 सॉरी 25 जनवरी 1807 के। तीसरे नंबर पर है मिलान आदेश। मिलान आदेश जो है था यह दिसंबर 1807 का है। और फाउंटेन ब्लू आदेश है जो 1810 का है। तो मिलान आदेश 1807 के दिसंबर में, वारसा आज्ञप्ति 1807 के जनवरी में, बर्लिन आज्ञप्ति 1806 की, और फाउंटेन ब्लू आदेश जो 1810 का है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेपोलियन द्वारा जारी किए गए आदेश क्रम अनुसार बर्लिन आज्ञप्ति 21 नवंबर 1806 को जारी किया गया। वारसा आज्ञप्ति 25 जनवरी 1807 को जारी। मिलान आदेश 17 दिसंबर 1807 को जारी। और फाउंटेन ब्लू आदेश 1810 में जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्को अभियान का विवरण किस विद्वान ने अपने उपन्यास में किया? मास्को अभियान का विवरण कौन से विद्वान ने अपने उपन्यास में किया था? मास्को अभियान का जो विवरण दिया था, यह दिया था लियो टॉल्स्टॉय ने। 3 नंबर ऑप्शन। नेपोलियन के लिए मास्को अभियान विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस अभियान का विवरण लियो टॉल्स्टॉय ने अपने उपन्यास वॉर एंड पीस में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीना संधि से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। वीना संधि से संबंधित सत्य कथन कौन कौन से हैं? वीना संधि सबसे पहला कि पश्चिमी गलेशिया का प्रदेश वारसा के ग्रांड डची को तथा उत्तरी गलेशिया का प्रदेश रूस में मिलाया गया। पश्चिमी गलेशिया का प्रदेश है जो वारसा की ग्रांड डची को, और उत्तरी गलेशिया का प्रदेश रूस में मिलाया गया था इस वीना संधि के तहत। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि यह संधि नेपोलियन ऑस्ट्रिया व रूस के मध्य हुई थी। यह संधि नेपोलियन ऑस्ट्रिया और रूस के मध्य नहीं, बल्कि नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। रूस में इसमें सम्मिलित नहीं था। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। रूस नहीं था, इसमें नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। तीसरा कि डालमेशिया, स्लोवानिया व क्रोएशिया को मिलाकर इल्यूरिन गणतंत्र बनाया गया। डालमेशिया डालमेशिया स्लोवानिया व क्रोएशिया को मिलाकर इल्यूरिन गणतंत्र बनाया गया। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा ऑप्शन कि ऑस्ट्रिया का उत्तरी भाग बावेरिया में मिला दिया गया। ऑस्ट्रिया का उत्तरी भाग है जो बावेरिया में मिला दिया गया। चौथा ऑप्शन भी इसमें सही है। तो 2 नंबर गलत है, 1, 3 और 4 इसमें सही है। 5 नंबर ऑप्शन, 5 ऑप्शन भी दे रखा है कि यह ऑस्ट्रिया के लिए अपमानजनक संधि थी। तो यह संधि ऑस्ट्रिया के लिए बिल्कुल अपमानजनक संधि थी। 5 ऑप्शन भी इसका सत्य होगा। तो एक 1, 3, 4 और 5, 2 नंबर को छोड़कर 1, 3, 4 और 5 इसके सही होंगे। 2 नंबर ऑप्शन। वीना संधि 14 अक्टूबर 1809 को ऑस्ट्रिया व नेपोलियन के मध्य हुई। इस संधि को स्कोनब्रून संधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन के किस आदेश में यह कहा गया? नेपोलियन के कौन से आदेश में यह कहा गया कि ब्रिटेन का वह माल जो यूरोप के अन्य भागों में जा रहा है, ब्रिटेन का वह माल जो यूरोप के अन्य भागों में जा रहा है उसे जला दिया जाए? नेपोलियन ने अपने कौन से आदेश में कहा कि ब्रिटेन का वह माल जो यूरोप के अन्य भागों में जा रहा है उसे जला दिया जाए? तो यह कहा था फाउंटेन ब्लू आदेश के अंदर। फाउंटेन ब्लू आदेश जो 1810 में जारी किया गया था, उसमें कहा गया था इस बात को। फाउंटेन ब्लू आदेश 1810 में नेपोलियन ने पेरिस से जारी किया। इसमें आदेश दिया कि ब्रिटेन का वह माल जो यूरोप के अन्य भागों में जा रहा है उसे जला दिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 1814 को 11 अप्रैल 1814 को फाउंटेन ब्लू संधि का प्रावधान नहीं था। 11 अप्रैल 1814 की फाउंटेन ब्लू 11 अप्रैल 1814 को फाउंटेन ब्लू की पुनः संधि की थी। फाउंटेन ब्लू का जो आदेश निकला था 1810 का, फाउंटेन ब्लू की संधि जो है 11 अप्रैल 1814 के, इसमें इनमें से कौन सा प्रावधान है जो इस फाउंटेन ब्लू की संधि के अंदर नहीं था? तो सबसे पहले कि नेपोलियन को फ्रांस से सिंहासन से हटा दिया। नेपोलियन को फ्रांस के सिंहासन से हटा दिया। नेपोलियन जो 1810 में फाउंटेन ब्लू आदेश जारी किया था, ब्रिटेन के सम्मान को यूरोप के अन्य देशों में जाने पर उसे जला देने के आदेश दिए थे। उसी फाउंटेन वहीं फाउंटेन ब्लू की संधि हुई और उस संधि के तहत जो नेपोलियन को फ्रांस के सिंहासन से हटा दिया गया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, एल्बा द्वीप, भूमध्य सागर का जो एल्बा द्वीप है को स्वतंत्र राज्य मानकर नेपोलियन को वहां का राजा बनाया। भूमध्य सागर का एल्बा एल्बा द्वीप था, वहां पर नेपोलियन को जो राजा बनाया गया। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि फ्रांस की सीमा 1792 की स्थिति के आधार पर निर्धारित की गई। जो फ्रांस की सीमा 1792 की स्थिति के आधार पर जो निर्धारित की गई थी, वह इस फाउंटेन ब्लू संधि के तहत नहीं, बल्कि वह की गई थी पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि के तहत जो फ्रांस की है सीमा 1792 की स्थिति के आधार पर निर्धारित की थी। तो यह फाउंटेन ब्लू संधि के तहत नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा कि मेरी लुइसा को परमा इटली का क्षेत्र देकर रानी बनाया गया। मेरी लुइसा को जो इटली का परमा क्षेत्र दिया और वहां की रानी बनाया गया। 4 नंबर ऑप्शन भी इसमें सही है। तो कौन सा इसका प्रावधान नहीं था? 3 नंबर, यह प्रावधान पेरिस की संधि का है। नेपोलियन के एल्बा चले जाने के बाद फ्रांस की सीमा को 1792 की स्थिति में लाने हेतु फ्रांस की सरकार टेलरा व लुई 17वें को देने हेतु 30 मई 1814 को पेरिस की संधि की गई थी। फाउंटेन ब्लू की संधि 11 अप्रैल को हुई थी 1814 को, और उसके पश्चात जो पेरिस की संधि हुई थी यह 30 मई 1814 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना। वीना कांग्रेस में उपस्थित विद्वानों के मिलान। वीना कांग्रेस के अंदर कौन कौन से विद्वान जो उपस्थित हुए थे, वो विद्वान कहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किस देश से आए थे, किस प्रांत से आए थे? तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से कौन से विद्वान आए थे? तो ऑस्ट्रिया से जो आए थे वो आए थे वासेनबर्ग। वासेनबर्ग ऑस्ट्रिया से आए थे। दूसरे ब्रिटेन। ब्रिटेन से कौन आए थे? तो ब्रिटेन से आए थे विलिंगटन। विलिंगटन ब्रिटेन से आए थे। तीसरे नंबर पर पर्सा। पर्सा से कौन आए थे? तो पर्सा से आए थे हॉर्डेनबर्ग, और फ्रांस से सम्मिलित हुए थे डलबर्ग। ऑस्ट्रिया से वासेनबर्ग, ब्रिटेन से विलिंगटन, पर्सा से हॉर्डेनबर्ग और फ्रांस से जो डलबर्ग है जो इस वीना कांग्रेस के अंदर सम्मिलित हुए थे। तो इसमें 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। वीना कांग्रेस में उपस्थित नेता ऑस्ट्रिया से मैटरनिक और वासेनबर्ग, यूके से कैस्लोरे व विलिंगटन, रूस से अलेक्जेंडर प्रथम, प्रसा से हॉटेनबर्ग व हम्बोल्ट, और फ्रांस से टेलरा व डेलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीना कांग्रेस 1814-15 के उद्देश्य थे। 1814-15 के वीना जो कांग्रेस हुई थी, इस वीना कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? क्रांति से पूर्व के यूरोप को पुनर्स्थापित करना, वैधता के सिद्धांत को महत्व दिया जिसमें टेलर व बुर्बो वंश को वैधता दी गई, शक्ति संतुलन बनाया, पुरस्कार और दंड का सिद्धांत पारित किया। क्रांति से पूर्व के यूरोप को पुनर्स्थापित करना, वैधता के सिद्धांत को महत्व दिया जिसमें टेलरा व बुर्बो वंश को वैधता दी गई, शक्ति संतुलन बनाए रखा, और पुरस्कार एवं दंडकार का दंड का जो सिद्धांत दिया। तो चारों ही ऑप्शन है जो इस वीना कांग्रेस के उद्देश्य थे। चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। 1 नंबर ऑप्शन। वीना कांग्रेस सितंबर 1814 से 9 जून 1815 के मध्य कई बैठकें आयोजित हुई जिसके उद्देश्य थे वैधता का सिद्धांत, शक्ति संतुलन, पुरस्कार और दंड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जून 1815 को आयोजित वीना कांग्रेस की आखिरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? 9 जून 1815 को आयोजित वीना कांग्रेस की आखिरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मैटरनिक ने। 1 नंबर ऑप्शन। 9 जून 1815 को वीना में 9 जून 1815 को वीना में इसकी आखिरी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मैटरनिक ने की। इसमें तुर्की को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों ने भाग लिया था। 9 जून 1815 को जो वीना की आखिरी बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता मैटरनिक ने की थी। इसमें तुर्की को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। ये जो कथन दे रखे हैं, ये कथन कौन कौन से विद्वानों से संबंधित है? सबसे पहले नंबर पर फिशर।
फिशर का कथन कौन सा है? मास्को और लिप्सिंग व फाउंटेन ब्लू प्रमुख थे परंतु वाटरलू उपसहार थे। मास्को, लिप्सिंग व फाउंटेन ब्लू प्रमुख थे परंतु वाटरलू उपसहार थे, ये कही थी फिशर ने। दूसरा, हॉलैंड रोज। हॉलैंड रोज ने क्या कहा था? तो हॉलैंड रोज ने कहा था कि जिद्दी स्वभाव के कारण नेपोलियन का पतन हुआ। जिद्दी स्वभाव के कारण नेपोलियन का पतन हुआ। तीसरे नंबर पर है स्लोवेन ने। स्लोवेन ने क्या कहा? स्लोवेन ने माना कि थकावट नेपोलियन के पतन का कारण थी। स्लोवेन ने नेपोलियन के पतन का जो कारण माना, यह माना उसकी थकावट। और ग्रांट टेम्परले ने क्या कहा? कहा कि नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, क्रांति का हत्यारा था। नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, क्रांति का हत्यारा था। एक, दो, तीन और चार, चारों ही इसके अंदर जो सुमेलित है, एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धों को कालक्रम अनुसार चयन कीजिए। युद्धों का जो कालक्रम अनुसार चयन कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है एस्परन का युद्ध। एस्परन का युद्ध कब हुआ था? तो एस्परन का जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1809 के अंदर। दूसरे नंबर पर है अब बेटजोन का युद्ध। अब बेटजोन का युद्ध कब हुआ था? तो बेटजोन का युद्ध हुआ था 1813 में। तीसरे नंबर पर इल्लो का युद्ध। इल्लो का युद्ध हुआ था 1807 में। तो इल्लो का युद्ध इन दोनों से पहले आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। इल्लो का युद्ध 1807 का है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर है, इल्लो का युद्ध 1807 का। दूसरे नंबर पर एस्पेरन का युद्ध 1809 का। तीसरे नंबर पर सेलामेका का युद्ध। सेलामेका का युद्ध जो 1812 का। और चौथे नंबर पर इसमें आएगा मेटजोन का युद्ध जो 1813 का है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इल्लो का युद्ध 7 से 8 फरवरी 1807 को नेपोलियन व रूस के मध्य। एस्प्रेन का युद्ध 21 मई 1809 को नेपोलियन व ऑस्ट्रिया के मध्य। सेलामेका या सेलोमोन का युद्ध 1812 में नेपोलियन व वेलेजिली के मध्य। और बेंटजोन का युद्ध 1813 में नेपोलियन व रूस और वर्षा के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुमेलित का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा जो असुमेलित है? सबसे पहले 12 दिनों का युद्ध। 12 दिनों का युद्ध कब हुआ था? तो 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 7 सितंबर 1812 को। दूसरे नंबर पर है लिपजिंग का युद्ध। लिपजिंग का युद्ध 16 से 19 अक्टूबर 1813 को। लिपजिंग का युद्ध 16 से 19 अक्टूबर 1813 को। तीसरे नंबर पर है ड्रेसडन का युद्ध। ड्रेसडन का युद्ध कब हुआ था? तो ड्रेसडन का युद्ध 1813 में हुआ था, लेकिन ये नवंबर में नहीं बल्कि अगस्त में हुआ था। अगस्त 1813 के अंदर हुआ था। अगस्त 1813 में ड्रेसडन का युद्ध हुआ था, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अब वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ था। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ था। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 इसका गलत होगा। अगस्त 1813 में ड्रेसडन जर्मनी का युद्ध नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ। यह नेपोलियन की अंतिम प्रमुख विजय थी। नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार का विनाश। ब्रिटेन के वाणिज्य व्यापार का विनाश करना था, लेकिन यह महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन को ही ले डूबी थी। नेपोलियन ने ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य का विनाश करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पिलनित्ज की संयुक्त घोषणा किन दो देशों ने मिलकर की? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पिलनित्ज की संयुक्त घोषणा किन दो देशों ने मिलकर की थी? तो यह की थी ऑस्ट्रिया और पर्सा ने। 4 नंबर ऑप्शन। 27 अगस्त 1791 को पिलनित्ज की संयुक्त घोषणा पर्सा व ऑस्ट्रिया ने की थी, जिसका उद्देश्य लुई 16वें पुनः राजगद्दी पर स्थापित करवाने का संकल्प व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन की आत्मकथा है। नेपोलियन की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो नेपोलियन की जो आत्मकथा है वो नेपोलियन की आत्मकथा है नेपोलियनिक लीजेंड। नेपोलियनिक लीजेंड जो नेपोलियन की आत्मकथा है। नेपोलियन की आत्मकथा नेपोलियनिक लीजेंड, नेपोलियन महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। नेपोलियन के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किनको नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले ब्रंटोन। ब्रंटोन को कहाँ नियुक्त किया था? तो ब्रंटोन को नियुक्त किया था स्वीडन के अंदर। दूसरे नंबर पर है जोसेफ। जोसेफ को कहाँ नियुक्त किया था? तो जोसेफ को नियुक्त किया था स्पेन में। तीसरे नंबर पर है जोरेम। जोरेम को कहाँ नियुक्त किया? जोरेम को नियुक्त किया था वेस्टफेलिया में। और चौथे नंबर पर मयूरा। मयूरा को नियुक्त किया था नेपल्स में। बर्नटोन को स्वीडन में, जोसेफ को स्पेन में,
जोरेम को वेस्टफेलिया में और मयूरा को नेपल्स के अंदर, मयूरा को नेपल्स के अंदर। तो 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2, 3 नंबर ऑप्शन। नेपोलियन द्वारा नियुक्त बर्नटोन स्वीडन, जोसेफ बर्नटोन को स्वीडन, जोसेफ को स्पेन, जोरेम को वेस्टफोलिया, म्यूरा को नेपल्स और लुई नेपोलियन को हॉलैंड में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन के सिविल कोड बनाने की विधि और विशेषज्ञ थे। नेपोलियन के सिविल कोड बनाने की विधि विशेषज्ञ कौन थे? तो यह विधि विशेषज्ञ कौन कौन थे? तो यह थे जियन पोर्टेल्स, फ्रेकोइस डेनिस ट्रोचेट, फेलिक्स जूलियन, जीन बिगेट डी प्रीमनेव और जैक्स डी माले विले। चारों यह सिविल कोड बनाने के विधि विशेषज्ञ थे। 1 नंबर ऑप्शन। सिविल कोड बनाने वाले विधि विशेषज्ञ जियन पोर्टेल्स, फ्रैंकोइस डेनिस ट्राउचेट, जैक्स डी मालेविले व फेलिक्स जूलियन जीन बिगोट डी प्रिमनेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन की उपाधियां थी। नेपोलियन की उपाधियां कौन कौन सी थी? तो नेपोलियन की उपाधि थी मैन ऑफ डेस्टिनी, लिटिल ऑर्पल, घाटी का शेर, दूसरा जस्टिन और छोटा रोबोस्फेयर। ये सभी उपाधियां जो नेपोलियन की थी। तो 2 नंबर ऑप्शन। नेपोलियन की उपाधियां मैन ऑफ डेस्टिनी, द लिटिल ऑर्पल, घाटी का शेर, दूसरा जस्टिनियन, छोटा रोबोस्फेयर, आधुनिक यूरोप का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप क्या है? अब मैं और तुम ही यूरोप है। यूरोप क्या है? मैं और तुम ही यूरोप है। उपयुक्त कथन नेपोलियन ने किसको कहा? यूरोप क्या है? मैं और तुम ही यूरोप है। उपयुक्त कथन नेपोलियन ने किसे कहा था? तो यह कहा था अलेक्जेंडर प्रथम को। 1 नंबर ऑप्शन। रूस जार अलेक्जेंडर ने नेपोलियन से कहा कि यूरोप क्या है? मैं और तुम ही यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में डायरेक्टरी का शासनकाल रहा। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासनकाल कब रहा था? तो फ्रांस में डायरेक्टरी का शासनकाल रहा था 1795 से 1799 तक। 1795 से 1799 तक। 3 नंबर ऑप्शन। 1795 में 5 सदस्यों की समिति डायरेक्टरी का गठन किया गया। डायरेक्टरी का शासनकाल 1795 से 1797 तक रहा था। तो ये थे 100 प्रश्न जिसमें औद्योगिक औद्योगिक क्रांति के, फ्रांस की क्रांति की और नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। अब अंतिम जो 10-15 क्वेश्चन है जिसमें हम सहकारी अधिगम से संबंधित, सहकारी अधिगम से संबंधित और सॉफ्टवेयर से संबंधित आईसीटी का टॉपिक है। इनसे संबंधित जो 15 टॉपिक है, 15 प्रश्न है जो हम करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले कि किसके अनुसार सहकारी अधिगम एक शैक्षिक अधिगम है? किसके अनुसार सहकारी अधिगम एक शैक्षिक दृष्टिकोण है? किसके अनुसार सहकारी अधिगम एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य कक्षा की गतिविधियों को अकादमिक जिसके उद्देश्य कक्षा की गतिविधियों को अकादमिक व सामाजिक शिक्षण अनुभवों में व्यवस्थित करना है। किसके अनुसार है जो सहकारी अधिगम एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य कक्षा की गतिविधियों को अकादमिक एवं सामाजिक शिक्षण अनुभवों में व्यवस्थित करना है। तो यह है रॉबिन गिलिस का 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है कि जिज्ञासा शिक्षण पद्धति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिज्ञासा शिक्षण पद्धति के संबंधित 2 कथन दे रखे हैं। पहले कि यह एक सहकारी अधिगम की शिक्षण पद्धति है। यह एक सहकारी अधिगम की शिक्षण पद्धति है जो किसी समूह के प्रत्येक छात्र को किसी विषय के एक पहलू में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाती है। यह एक सहकारी अधिगम की शिक्षण पद्धति है जो किसी समूह के प्रत्येक छात्र को किसी विषय के एक पहलू में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाती है। तो पहला ऑप्शन इसका सत्य है। इसे डेविड व रॉजर जॉनसन द्वारा विकसित किया गया था। तो इसे डेविड व रॉजर जॉनसन के द्वारा नहीं बल्कि इसे इलियट के द्वारा विकसित किया गया था। इसे इलियट के द्वारा विकसित किया गया था, डेविड और रॉजर जोन्स के द्वारा नहीं। 2 नंबर इसका गलत होगा। तो 1 सही है और 2 गलत है। केवल 1 सही है। 1 नंबर ऑप्शन। सहकारी अधिगम की इस व्यूहरचना को इलियट एरोनसन के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सहकारी अधिगम की व्यूहरचना का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन से जो सहकारी अधिगम की व्यूहरचना का एक प्रकार नहीं है? तो एसटीएडी, संरचनात्मक उपगम और जिक्सा, ये तीनों सहकारी अधिगम की व्यूहरचना के प्रकार है।
वहीं प्रणाली उपगम है जो शैक्षिक तकनीकी का एक प्रकार है। प्रणाली उपगम शैक्षिक तकनीकी का प्रकार है। एस डी ए टी SDAD संरचनात्मक उपगम और जिक्सा, ये तीनों जो सहकारी अधिगम की जो व्यूहरचना का प्रकार है। तो 1, 3 और 4 सहकारी अधिगम के होंगे। सहकारी अधिगम का कौन सा नहीं है? 2 नंबर प्रणाली उपगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी अधिगम के किस उपागम में ब्रेन स्टॉर्मिंग अवधारणा की रूपरेखा आउटलाइन तैयार करना, मसौदा यानी ड्राफ्ट बनाना, समीक्षा यानी कि रिव्यू करना, इसके अलावा संशोधित करना एवं संपादित यानी कि एडिटिंग करना आदि सम्मिलित है। सहकारी अधिगम के कौन से उपागम के अंदर अवधारणा बनाना, रूपरेखा तैयार करना, मसौदा बनाना, समीक्षा करना, संशोधित करना और संपादित करना इत्यादि शामिल है? तो यह सहभागी लेखन के अंदर 4 नंबर ऑप्शन कोलैबोरेटिव राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सहकारी अधिगम एक ऐसा अधिगम है, किसके अनुसार सहकारी अधिगम एक ऐसा अधिगम उपागम है जिसमें छोटे समूह में विद्यार्थी एक दूसरे को सीखने में सहायता प्रदान करते हैं? किसके अनुसार है जो सहकारी अधिगम एक ऐसा अधिगम उपागम है जिसमें छोटे समूह में विद्यार्थी एक दूसरे को सीखने में सहायता प्रदान करते हैं? तो रोजर जोन्स व डेविड जोन्स के अनुसार 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी अधिगम के उदाहरणों में कौन कौन से सम्मिलित है? तो सहकारी अधिगम के उदाहरणों में जो सम्मिलित है वो है थिंक पेरसेर, जिक्सा और परियोजना आधारित अधिगम। थिंक पेरसेर, जिक्सा और परियोजना आधारित अधिगम 1, 2 और 4 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सहयोगात्मक यानी कि सहकारी अधिगम के गुण और लाभों में सम्मिलित है? कौन सा जो सहकारी अधिगम के गुण या लाभों के अंदर सम्मिलित है? सबसे पहला है कि विद्यार्थी बेहतर अकादमिक उपलब्धि प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थियों में सकारात्मक संबंध बनाता है। विद्यालय समय सारणी में समायोजित नहीं है। विद्यालय समय सारणी में समायोजित नहीं है। समायोजित की कमी है, समायोजित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि यह शिक्षण अधिगम को प्रयोज्य तथा शिक्षक केंद्रित बनाता है। यह शिक्षण अधिगम को प्रयोज्य और शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि यह बाल केंद्रित बनाता है। शिक्षक केंद्रित नहीं बनाता, बाल केंद्रित बनाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो कौन कौन से सम्मिलित है? 1 और 2, 2 नंबर ऑप्शन। सहकारी अधिगम बाल केंद्रित उपागम होता है जिसमें जिसमें शिक्षक की भूमिका सहयोगी के रूप में होती है। विद्यालय समय सारणी में समायोजित नहीं होना भी इसकी एक कमी है, ना कि इसका गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में सहकारी अधिगम के सफल समावेश हेतु आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है। कक्षा में सहकारी अधिगम के सफल समावेश हेतु आवश्यक तत्वों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सकारात्मक अंतर्निर्भरता, प्रोत्साहनात्मक बातचीत, व्यक्तिगत संप्राप्ति नहीं बल्कि सामूहिक संप्राप्ति होती है। सहकारी अधिगम में व्यक्तिगत संप्राप्ति नहीं होती, सामूहिक संप्राप्ति होती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। समूह पर संस्करण यह भी सही है। 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करना। हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के मध्य समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है। 2 नंबर ऑप्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच संचार अर्थात समन्वय स्थापित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए विंडो और लिनक्स, यूबुंटू प्रमुख सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड। 2 नंबर ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें एमएस वर्ड आ गया जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक्सेल आ गया जो डेटा
डेटा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स। लिनक्स है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 3 नंबर ऑप्शन। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जिसके सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं तथा इसे यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुफ्त में अपने सोर्स कोड उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कार्य होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य होता है कंप्यूटर सिस्टम के प्रदर्शन और रखरखाव, परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस में सहायता करना। कंप्यूटर के सिस्टम में परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस में सहायता करना है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के प्रदर्शन, सुरक्षा और रखरखाव को बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिफ्रैगमेंटेशन टूल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलवेयर क्या है? मेलवेयर क्या है? तो यह कंप्यूटर वायरस और हानिकारक प्रोग्राम का सामूहिक नाम है। कंप्यूटर वायरस और हानिकारक प्रोग्राम का सामूहिक नाम है मेलवेयर। मेलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या डेटा चोरी करने के लिए बनाया जाता है। इसमें वायरस, ट्रोजन, वर्म्स, स्पाईवेयर आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है? गणना और डेटा विश्लेषण के लिए। 2 नंबर ऑप्शन। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे एमएस एक्सेल और गूगल शीट का उपयोग डेटा प्रविष्टि, विश्लेषण, गणना, ग्राफ और तालिकाएं बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य होता है कंप्यूटर को वायरस और अन्य हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाना। एंटीवायरस का कार्य कंप्यूटर को वायरस और अन्य हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाना। 2 नंबर ऑप्शन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे MCFE, नोरोटन, अवेस्ट कंप्यूटर को मेलवेयर, वायरस और अन्य साइबर खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह था आज का 17 नंबर टेस्ट जिसके अंदर हमने विश्व इतिहास के 3 टॉपिक जिसमें आधुनिक औद्योगिक क्रांति के अलावा फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा। इसके अलावा आईसीटी के टॉपिक सरकारी अधिगम, सहकारी अधिगम और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात जो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे 18वां टेस्ट विश्व इतिहास का, जिसमें विश्व इतिहास के टॉपिक रहने वाले इटली और जर्मनी का एकीकरण, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, जिनके कारण है, जिनके घटनाएं हैं, जिनके परिणाम है, और इसके अलावा राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, और इसके साथ ही शिक्षण अधिगम सामग्री और हार्डवेयर, आईसीटी का जो टॉपिक हार्डवेयर है इस टॉपिक से संबंधित रहेगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।